जारयोंग एक औसत 15 वर्षीय छात्र की तरह दिखता है जो एक औसत हाई स्कूल से है, लेकिन जो कोई नहीं जानता वह यह है कि वह पहले से ही अकेले ही कालकोठरी साफ कर देता है, जबकि शीर्ष स्कूलों के सभी अमीर और प्रतिभाशाली छात्र अपनी पहली कालकोठरी में प्रवेश करने से पहले बस तैयारी और प्रशिक्षण कर रहे हैं। यह अवैध और खतरनाक है, लेकिन वह अपने बीमार पिता के बिल चुकाने के लिए ऐसा कर रहा है जो कभी दुनिया के सबसे मजबूत योद्धा थे और बचपन से उसे प्रशिक्षित करते थे, लेकिन अब वह इस क्रूर दुनिया में सेवानिवृत्त और कमजोर हो गए हैं। यह पूरा सर्वनाश और अकेले स्तर बढ़ाने की बात उस दिन शुरू हुई जब आकाश पोर्टल से भर गया, जिससे राक्षस वीआईपी एक्सेस की तरह अंदर आने लगे। बाद में वैज्ञानिकों ने हस्तक्षेप किया और समझाया कि इसका संबंध ब्रह्मांड में कहीं किसी अन्य दुनिया से है, एक दुनिया जो पृथ्वी के समान थी और नष्ट हो गई थी। इस ग्रह के अवशेष धरती की ओर तेजी से गिरने लगे। इस टकराव ने सभी को पूरी तरह से स्तब्ध कर दिया, लेकिन यह सब नहीं था। दूसरे विश्व के टुकड़े धरती के साथ मिलना शुरू हो गए। एक विशाल वृक्ष जो किसी भी इमारत से ऊंचा था, जमीन से उग आया। उसने उस घटना की शुरुआत को चिह्नित किया जिसे चिपकने की घटना कहा जाने लगा। उस क्षण से दुनिया अराजकता में गिर गई। भयानक जीव मनुष्यों का शिकार करने लगे। पृथ्वी की सतह का लगभग 17% हिस्सा पूरी तरह से नष्ट हो गया और राक्षसों से भर गया। वे क्षेत्र विशाल खतरनाक क्षेत्रों में बदल गए जहां राक्षस किसी को नहीं बख्शते थे। ऐसा लग रहा था कि मानवता के लिए कोई उम्मीद नहीं थी और पारंपरिक हथियार उन अलौकिक राक्षसों के खिलाफ मदद नहीं कर सकते थे। लेकिन जल्द ही मनुष्यों ने भी असामान्य शक्तियां प्राप्त करना शुरू कर दिया। नई क्षमताओं और पौराणिक शक्ति के साथ यह मानवता की बारी थी पलटवार करने की। उन्होंने राक्षसों को पोर्टल्स में वापस धकेलने में सफलता पाई। समय के साथ दुनिया भर में ये अजीब दरारें काल कोठरी के रूप में जानी जाने लगीं और शक्तियों वाले मनुष्य साहसी कहलाए और जागृत बच्चों को प्रशिक्षित करने के लिए कई स्कूल और अकादमियां बनाई गईं। उनमें से सबसे बेहतरीन है कोरिया गणराज्य में किशोर प्रशिक्षण सुविधा, जो शीर्ष स्तर के एडवेंचरर्स तैयार करने के लिए जानी जाती है। पिछले 25 वर्षों से वे कुछ बेहतरीन भेज रहे हैं और वह स्थान कोई और नहीं बल्कि विश्व प्रसिद्ध सोल्जर हाई स्कूल है। यहाँ तक कि साधारण लोग भी इस विशेष स्कूल के बारे में बात करते हैं, ये देखते हुए कि वे डंगोरन डाइव्स को नियमित परीक्षाओं की तरह मानते हैं। और भी इन छात्रों को मरने का डर नहीं है और उन्हें उन खतरनाक क्षेत्रों में प्रवेश करने की आधिकारिक अनुमति मिलती है। उनका आत्मविश्वास बस पागलपन है। शायद यही कारण है कि इतने सारे लोग इस स्कूल में दाखिला लेना चाहते हैं। अचानक वे 2 लड़कियां और छात्रों की भीड़ से एक हलचल सुनते हैं जो एक बेहद आकर्षक लड़के की झलक पाने के लिए इकट्ठा हो रहे हैं। सिर्फ एक नजर में कोई भी बता सकता है कि यह लड़का विश्वसनीय है और एक मिश्रित एल्फ होने के नाते यह रहस्य और बढ़ जाता है। उनमें से एक लड़का पूरी तरह से हैरान है और उसे समझ नहीं आ रहा कि वह किस तरह के प्राणी को देख रहा है। तभी वह जो थोड़ा पढ़ाकू है कहता है कि वह लड़का टीवी पर भी काफी मशहूर है और यह अजीब है कि दूसरे ने उसके बारे में नहीं सुना। तो यह स्पष्ट हो जाता है कि यह लड़का डियव छोई है, जो एक प्रसिद्ध एडवेंचरर और एक एल्वन माँ का बेटा है। बहुत से लोग उसके लिए बड़ी उम्मीदें रखते हैं, सोचते हैं कि वह एक जीनियस है जो आसानी से टॉप 10 रैंकों में आ जाएगा जब वह ग्रेजुएट होगा। सिर्फ 17 साल की उम्र में डियव सोल्जर हाई का प्रथम वर्ष का छात्र है और पहले ही 14 बार डंजन्स में प्रवेश करने की कोशिश कर चुका है। फिर भी उसके दोस्त को समझ नहीं आता कि इस सब का इतना हंगामा क्यों है, खासकर जब से डियव कोई आइडल या सेलिब्रिटी नहीं है। जब वे बातें कर रहे होते हैं तो वह पढ़ाकू बच्चा जरियोंग की ओर मुड़कर पूछता है कि क्या वह आज काम कर रहा है। वह कुछ एक कराओ के जगह के बारे में बात करता है जहां ली यूनजी अपने समूह के साथ गई थी, लेकिन जारयोंग जो अपने फोन पर ध्यान केंद्रित कर रहा है ऐसी चीजों में दिलचस्पी नहीं दिखाता और बस कहता है कि वे उसके बिना मजे कर सकते हैं। साधारण लोग जारयोंग को परीक्षा के बाद उनके साथ घूमने के लिए मनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये व्यस्त मधुमक्खी उन्हें फिर से टाल देता है और अगले हफ्ते मिलने का वादा करता है। बाद में लोग सोचने लगते हैं कि जारयोंग ये सब क्यों कर रहा है। पता चलता है कि उसके घर पर एक बीमार माता पिता हैं और चिकित्सा बिल बढ़ते जा रहे हैं, इसलिए जब उसका मन नहीं करता तब भी काम उसे वापस बुला लेता है। इस बीच डियाव, जो पापाराजी द्वारा फोटो खींचे जाने के बीच में है, जारयोंग को बाहर जाते हुए देखता है। डियाव के एक गार्ड झुककर धीरे से पूछते हैं कि क्या बॉस को उस बच्चे से कोई समस्या है, लेकिन डियाव इसे टाल देते हैं, कहते हैं कि वह बस कल्पना कर रहा है। जेरियोंग, भले ही उसका मन नहीं है, खुद को एक पुराने छोड़े हुए स्टेशन पर ले जाता है जहां दलाल इम जैवोन एक नए ग्राहक से परिचय कराते हैं, लेकिन जैसे ही ग्राहक उसे देखता है वह गुस्से में आ जाता है, जैवोन पर चिल्लाते हुए कि उसने इस काम के लिए अपना सबसे अच्छा व्यक्ति क्यों नहीं चुना। शांत लेकिन दृढ़ता से जैवोन उसे बताते हैं कि जेरियोंग ही सबसे अच्छा है। फिर भी ग्राहक इसे नहीं मान रहा है और स्पष्ट कर देता है कि वह ठगा नहीं जाना चाहता। वह सीधे कहता है कि उसे केवल उच्च स्तर की प्रतिभा चाहिए और उसकी नजर में जारयोंग वह नहीं है। ये गंजा ऊंची आवाज वाला ग्राहक किसी और की मांग करता है, धमकी देते हुए कि अगर उसे उसकी मांग पूरी नहीं हुई तो परिणाम भुगतने होंगे। अचानक जारयोंग शोर मचाने वाले ग्राहक के बगल में खड़े बड़े आदमी की ओर मुड़ता है और पूछता है कि क्या वह एक साहसी है, क्योंकि सच में उसे उस आदमी के लिए दुख होने लगा है। वह आदमी उसे गंजे का बचाव करने के लिए बेवकूफ कहता है, स्पष्ट रूप से प्रभावित नहीं होता। तभी वह बड़ा आदमी बोलता है, कहता है कि एक टूटी हुई बांह या पैर उस लड़के को सबक सिखाने के लिए काफी होना चाहिए। वह आदमी लिपिलग्यू है, एक पूर्व सिल्वर रैंक एडवेंचरर जो कम से कम 81 बार डंगोनन से वापस आ चुका है। ब्रोकर जल्दी से जारयोंग को सलाह देता है कि वह घुटनों पर आ जाए, इससे पहले कि चीजें खराब हो जाएं, लेकिन इसके बजाय जारयोंग ताकत दिखाता है और सीधे कहता है कि उसे भीख मांगना नहीं आता। वह यू जारयोंग है, डोंगफांग हाई का पहला डंगोनन स्मगलर जिसने 378 बार अवैध रूप से डंगोनन से वापसी की है। जब दुनिया को खतरे में डालने वाले सबसे खतरनाक अपराधियों की बात आती है तो डंगोनन स्मगलिंग सूची में सबसे ऊपर है। यह सब तब शुरू होता है जब एडवेंचरर्स उस वचन को तोड़ते हैं जो उन्होंने डंगोनन में प्रवेश करने से पहले किया था। सभी राक्षसों को खत्म करने के बाद वे अंदर गहरे छिपे खजाने की खोज में लग जाते हैं। जैसे ही वे लूट पर हाथ रखते हैं वे बाहर निकलने के लिए बढ़ते हैं,
लेकिन तभी निरीक्षक सब कुछ जांचने के लिए कदम उठाते हैं। कारण सरल है, वे खजाने अक्सर विशाल शक्ति रखते हैं। अगर उनमें से एक भी बिना जांचे निकल जाए तो वह गलत हाथों में पड़ सकता है और अकल्पनीय अराजकता पैदा कर सकता है। इसी कारण से एडवेंचरर्स एसोसिएशन हमेशा पहले वस्तुओं की जांच और पंजीकरण करता है, फिर उनकी मूल्य के आधार पर कर लगाकर उन्हें भेजता है। ये हिस्सा वास्तव में एडवेंचरर्स के लिए चुभता है जब वे देखते हैं कि उनके मेहनत से कमाए गए खजाने पर कर लग जाता है। उनमें से कुछ ऐसे होते हैं जो नियम तोड़ते हैं और सिस्टम को अवैध रूप से काम करने के लिए चालाक तरीके ढूंढते हैं। ये लोग उन साहसी लोगों को मनाते हैं जो कर चुकाना पसंद नहीं करते, उनके लिए सामान की तस्करी करने के लिए। अगर ये छोटे खजाने बिना पकड़े रह जाते हैं तो समाज को बड़ा नुकसान होता है। इसलिए संघ सभी को इन संदिग्ध लोगों की रिपोर्ट करने और इस गड़बड़ी से दूर रहने के लिए प्रोत्साहित करता है। जैसे ही इमजेवोन सिगरेट जलाता है, गंजा उसे घूरता है, स्पष्ट रूप से नाराज है कि वह कुछ गुस्सैल स्वभाव वाले साहसी लोगों को उनके ठिकाने के अंदर लड़ने दे रहा है। बाल्डी दलाल को बताता है कि पिलग्यू को उसकी चोटों की वजह से नहीं निकाला गया, बल्कि अपनी ही टीम के सदस्यों पर हमला करने के कारण निकाला गया। वह किसी को भी गला घोंट सकता था जो उसके खिलाफ जाने की हिम्मत करता। इसके अलावा बाल्डी दलाल को चेतावनी देता है कि इस गोरिल्ला से बच्चे पर रहम की उम्मीद न करें, क्योंकि बाद में उन्हें उसकी लाश साफ करनी पड़ सकती है। अपने शरीर को स्ट्रेच करते हुए जारियोंग को पिलग्यू की टीम के सदस्यों पर हमला करने के शौक की कोई परवाह नहीं है। वह अनायास पूछता है कि क्या वह आदमी वास्तव में एक अपराधी है, हालांकि जारियोंग जानता है कि वह वास्तव में सवाल पूछने की स्थिति में नहीं है। पिलग्यू एक खतरनाक मुस्कान के साथ कहता है कि वह दयनीय आदमी उसे नीचे खींच रहा था, इसलिए उसने उस कचरे का ख्याल रख लिया। एक पल के लिए जारियोंग भ्रमित हो जाता है, वास्तव में यह नहीं समझ पाता कि यह बदमाश क्या कहने की कोशिश कर रहा है। फिर उसे समझ में आता है कि पिलग्यू खुद को कचरा कह रहा है और दलाल इस मजाक पर मुस्कुरा देता है। जारियोंग को लगता है कि पिलग्यू का कचरा जैसा रवैया शायद वही है जिसने उसे जानबूझकर अपना लाइसेंस फेंकने के लिए प्रेरित किया। बातचीत के बीच में ही पिलग्यू अचानक गुस्से में आकर उसके चेहरे पर जोरदार मुक्का मारने की कोशिश करता है, लेकिन जारियोंग हमेशा की तरह शांत, बिना झिझक के उसे चकमा दे देता है और कहता है कि बिना चेतावनी के किसी पर हमला करना काफी असभ्य है। ये बात बड़े आदमी को चुभती है, जिसकी गुस्सा आसमान छूने लगता है। जैसे ही गोरिल्ला उस पर हमला करता है, जारियोंग फैसला करता है कि अब बदला लेने का समय है और उसके चेहरे पर एक दमदार किक मारता है। गंजे का जबड़ा गिर जाता है जब वह देखता है कि उसका गार्ड एक बच्चे द्वारा पीटा जा रहा है। दलाल एक खतरनाक मुस्कान के साथ गंजे को फिर से याद दिलाता है कि उसने कहा था कि वह अपना सबसे अच्छा और कुशल आदमी ला रहा है और वह जारियोंग है। पिलग्यू उस किक से हुए झटके से बाहर भी नहीं आ पा रहा है। इस बीच जारियोंग ने सच में उम्मीद की थी कि यह तथाकथित बड़ा आदमी बहुत ज्यादा मजबूत होगा, लेकिन निराशा सच में है। इस कचरे को पता नहीं था कि उसने तस्करी टीम को सिर्फ एक और बच्चे के रूप में नजरअंदाज करके गंभीर गलती कर दी। जो वास्तव में जारियोंग को बाकी से अलग करता है वह सिर्फ उसकी हिम्मत नहीं है, बल्कि उसकी पागलपन भरी प्रतिक्रिया और उसके किक के पीछे की कच्ची ताकत है। पिलग्यू अब हिला हुआ पहले से ही समझ सकता है कि इस बच्चे की ताकत प्रो स्तर में प्रवेश कर रही है। दलाल मुस्कुराते हुए देखता है, ये सोचते हुए कि बड़े आदमी को आखिरकार एहसास हो गया है कि उसके जीतने की संभावना लगभग शून्य है। आज उसका दिन नहीं है। फिर भी गंजा आदमी इसे शांत दिखाने की कोशिश करता है, ये बताते हुए कि बच्चा शायद बेहतरीन हो सकता है, लेकिन वह सिर्फ एक किक है। जब गंजा आदमी पिलग्यू के बारे में कुछ तथ्य बताने की कोशिश करता है, दलाल पहले ही समझ जाता है कि बड़ा आदमी एक टैंक था। बाल्डी यह देखकर थोड़ा हैरान है कि ब्रोकर की नजरें कितनी तेज हैं। इस बीच पिलग्यू उत्साहित है और इस लड़के को सबक सिखाने के लिए तैयार है। यह जोर देकर कि कोई भी सस्ता चाल इस तथ्य को नहीं बदल सकती कि जारियोंग सिर्फ एक तस्कर है। तभी वह अपनी शक्ति का उभार दिखाता है, जारियोंग को दिखाने के लिए तैयार है कि वह वास्तव में क्या है। चिपकने की घटना के बाद लोग ऐसी क्षमताओं को जागृत करने लगे जो सामान्य मानव सीमाओं से परे थीं। हर किसी के पास अलग अलग बनावट और अनोखी प्रतिभाएं थीं, जिससे विभिन्न गुप्त क्षमताओं की खोज हुई। उस बिंदु से साहसी लोग उन कौशलों के आधार पर प्रशिक्षण लेने लगे जो उन्होंने जागृत किए और उन्हें भूमिकाएं सौंपी गईं जो उनसे मेल खाती थीं, जैसे टैंक। पिलग्यू अपनी पूरी ताकत, लोहे की त्वचा और विशाल शक्ति का प्रदर्शन करने लगता है। जारियोंग दिखावा करता है कि वह बहुत प्रभावित है, जैसे कि वह पिलग्यू की शक्ति विस्फोट से चकित है। टैंक की भूमिका पूरी तरह से टीम के सदस्यों को एक डंगोनन के खतरों से बचाने के बारे में है। मूल रूप से वे अग्रिम पंक्ति के योद्धा होते हैं जो राक्षसों के सामने खड़े होते हैं और अपनी टीम को सुरक्षित रखते हैं। उनके शरीर, जो पूरी तरह से प्रशिक्षित होते हैं, इतने मजबूत होते हैं कि वे सामान्य व्यक्तिगत हथियारों की गोलियों को बिना किसी परेशानी के झेल सकते हैं। युद्ध के समय वे उच्च श्रेणी के टैंक आसानी से मिसाइलों की भारी मारक क्षमता को सहन कर सकते हैं, क्योंकि वे चलते फिरते अवरोधक की तरह काम करते हैं। जारियोंग वास्तव में यह देखकर हैरान है कि एक असली साहसी व्यक्ति कैसा दिखता है। जैसे ही पिलग्यू उसे कुचलने वाला होता है, बच्चा रास्ते से हट जाता है, जिससे बाल्डी पूरी तरह से स्तब्ध रह जाता है। दलाल अचानक प्रकट होता है और बाल्डी को पकड़ लेता है, जो गिरने के करीब था। दोनों को फिर से लड़ाई करने की तैयारी करते देख दलाल सोचता है कि क्या ये अजीब लोग सच में किसी और की जगह पर गड़बड़ करने वाले हैं। इस बीच जारियोंग पिलग्यू की आंखों में आंखें डालता है, उसे एक ऐसा घूरना देता है जो काम की बात करता है। पहले वह बड़े आदमी के एक ठोस मुक्के से बचता है जो दीवार में सीधा छेद कर देता है। गोरिल्ला वास्तव में यह पूछने की हिम्मत करता है कि जारियोंग पहले की तरह सस्ते चाल क्यों नहीं चला रहा है, लेकिन लड़का उसे बस यह बता देता है कि वह इतना बेवकूफ नहीं है कि एक स्पष्ट जाल में फंस जाए। ब्रोकर एक तरफ पिलग्यू की कच्ची ताकत का मानसिक नोट्स ले रहा है, अनुमान लगाता है कि यह एक अच्छे आकार के ट्रक के प्रभाव के आसपास है। एक हिट और हड्डियां चूर चूर हो रही हैं। तभी दलाल जारियोंग को चिल्लाकर कहता है कि इस गड़बड़ी को जल्दी खत्म करो, उसे चेतावनी देते हुए कि अगर जगह को और नुकसान हुआ तो उसकी तनख्वाह कट जाएगी। गोरिल्ला, जो अभी भी गुस्से में है, जारियोंग से कहता है कि ये सस्ते चालें उसके जैसे प्रोफेशनल पर काम नहीं करेंगी, लेकिन शांत लड़का उसे गलत साबित करने के लिए तैयार है, धातु की छड़ को पकड़ते हुए, जैसे कि वह अभी शुरू कर रहा हो। वह घमंडी रवैया पिलग्यू का, चक्कन
और पागल आदमी सीधे जारियोंग की ओर दौड़ रहा है, इसे एक बार और हमेशा के लिए खत्म करने के लिए। जनता के लिए टैंक अजेय लगते हैं क्योंकि उनकी अत्यधिक मजबूती होती है, लेकिन उनके पास भी एक स्पष्ट कमजोरी होती है। यही कारण है कि वे स्वाभाविक रूप से किसी के लिए भी कमजोर होते हैं जो विनाशकारी शक्ति को एक बिंदु पर केंद्रित कर सकता है। उदाहरण के लिए डैमेज डीलर्स को ऐसी रक्षा को तोड़ने में कोई समस्या नहीं होती। तो जब पिलग्यू जारियोंग पर झपटता है तो बच्चा पहले से ही हाथ में धातु की छड़ लिए तैयार होता है अंतिम प्रहार करने के लिए। एक साफ वॉर और तथाकथित गुरिल्ला खून उगल रहा है। गंजा आदमी सदमे से स्ट्रोक जैसा लग रहा है, जबकि दलाल बस मुस्कुरा रहा है जैसे उसे पहले से ही सब पता था। मुंह से खून बहते हुए पिलग्यू गुर्राता है और जानना चाहता है कि जारियोंग ने इस तरह से मारना कहां सीखा, लेकिन जारियोंग बस कंधे उचकाता है और कहता है कि वह गलतफहमी में है। हालांकि उसे लगता है कि उस आदमी ने पहले भी इस तरह की चाल देखी होगी, शायद अपने पिता से। अधिकांश साहसी अपने अनुभव और क्षमताओं के आधार पर 4 मूल रैंकों में विभाजित होते हैं: रत्न, तांबा वर्ग, चांदी वर्ग और सोना वर्ग। प्रत्येक रैंक के साथ डंगोनन एक्सेस, कर लाभ और अन्य सुविधाएं आती हैं, लेकिन शीर्ष 100 एडवेंचरर्स, जिन्हें रैंकर्स कहा जाता है, अपनी अलग ही श्रेणी में होते हैं और उन्हें सामान्य प्रणाली से परे विशेष रंग रैंक दिए जाते हैं। यादों की गलियों में चलते हुए छोटे जारियोंग ने हमेशा अपने पिता को सबसे महान एडवेंचरर के रूप में देखा, और सिर्फ इसलिए नहीं कि वह उनके पिता थे। वह अक्सर अपने भारी भरकम पिता को मैदान में प्रशिक्षण लेते हुए चुपके से देखता था। उसके पिता का नाम यू सियांग था, जो पहली पीढ़ी के नायकों में से एक थे, जिन्हें पहले साहसी भी कहा जाता था। उन लोगों के लिए जिन्होंने तब की त्रासदियों को नहीं देखा, पहली पीढ़ी का इतिहास एक पौराणिक कथा जैसा लगता है। बिना किसी चेतावनी के आने वाली लड़ाइयों में उन पहले साहसियों ने एक के बाद एक भारी नुकसान उठाया, और जारियोंग के पिता ने यह सब देखा। उनके लिए यह एक जीवित नरक था। इसके अलावा उन्हें खुफिया जानकारी की बहुत जरूरत थी, लेकिन अराजकता से निपटने के लिए उनके पास ठोस जानकारी नहीं थी। किसी को नहीं पता था कि कालकोठरी वास्तव में क्या करने में सक्षम थी या वहां किस प्रकार के राक्षस छिपे हुए थे। जब उन्होंने पहली बार कदम रखा, उन शुरुआती नायकों को गेकोमोलॉथ जैसे जीवों से लड़ना पड़ा। आज के मानकों से वे राक्षस शायद हराने में आसान हो सकते हैं, लेकिन उस समय पहली पीढ़ी के लिए जो बिल्कुल भी तैयार नहीं थे, वे भयानक अज्ञात आपदाओं के रूप में देखे जाते थे। उस समय यू सियांग ने उन राक्षसों के खिलाफ निडरता से लड़ाई की, केवल अपनी धातु की छड़ी का उपयोग करके। यह वह समय था जब लड़ाई में मदद करने के लिए कोई कौशल नहीं था, कोई चमकदार शक्तियां या विशेष क्षमताएं नहीं थीं, बस शुद्ध साहस था। लड़ाई का प्रभाव इतना तीव्र था कि छड़ी का टाइटेनियम, जिसकी पहले से ही कम क्षरण प्रतिरोध था, पिघलने लगा। उन दिनों साधारण वस्तुएं भी इतनी आम नहीं थीं। दांत भींचकर और दृढ़ संकल्प के साथ यू सियांग ने अकेले उस जानवर का सामना किया, अपनी धातु की छड़ को कसकर पकड़े हुए। उन निराशाजनक परिस्थितियों में उसने मजबूती से खड़े होकर अपनी पूरी ताकत से वार किया, जिससे वह अंतिम प्रहार हुआ जिसने राक्षस को गिरा दिया। पहली पीढ़ी के साहसी लोगों ने अनगिनत परीक्षाओं और त्रुटियों का सामना किया, अपनी जान जोखिम में डालकर। एक दिन जब सुरंग के माध्यम से अंततः सहायता पहुंची, तो वे सियांग को राक्षस को हराने के बाद शांत बैठा देखकर अवाक रह गए। उन शुरुआती लड़ाइयों के बचे हुए लोगों ने अपनी अनुभव और उपलब्धियों को अगली पीढ़ी को सौंप दिया, और उन्हें नायकों का खिताब मिला। जारियोंग के पिता ड्रैगन को हराने और मारने के बाद ड्रैगन स्लेयर यू सियांग के नाम से जाने गए। जिस दिन उसने उस जानवर को मारा, लोग पूरी तरह से चकित रह गए, और वह एशिया का शीर्ष रैंकिंग एडवेंचरर बन गया। जारियोंग अपने पिता की गहरी श्रद्धा और प्रशंसा के साथ देखता था, उन्हें उत्साह और आश्चर्य के साथ प्रशिक्षण करते हुए देखता था। उसके लिए उसके पिता अजेय थे, जब तक कि एक दिन उन्होंने खून नहीं उगला, कारण जहर निकला। यह देखकर जारियोंग का दिल टूट गया और वह फूट फूट कर रोया। एक अन्वेषण के दौरान यू सियांग को एक घातक जहर मिला। हर बार की तरह उसने इसे सहने और पार करने की कोशिश की। जब उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया तो उसका शरीर इसे सहन नहीं कर सका और वह अक्सर खून की उल्टी करने लगा। सारी मेहनत और खुद को नर्क से गुजारने का असर आखिरकार उस पर पड़ गया, और दशकों तक ऐसे जीने के बाद उसका शरीर पूरी तरह से थक चुका था। जिन सहयोगियों पर वह कभी अपनी जान तक भरोसा करता था, उन्होंने उसकी कमजोरी का फायदा उठाया और उसकी संपत्ति और उपलब्धियों को चुरा लिया। उस विश्वासघात ने उसे गहरा आघात पहुंचाया और उसे एक पूर्ण मानसिक संकट में धकेल दिया। कई वर्षों तक उसने मानसिक और शारीरिक रूप से कष्ट सहा। कई साल बाद उसका बेटा जारियोंग स्कूल के बाद उससे मिलने आया। तब तक दुनिया ड्रैगन स्लेयर यू सियांग को भूलने लगी थी, और उसके पिता के बाल पूरी तरह से सफेद हो चुके थे। वह अब एक नायक की उपस्थिति नहीं रखते थे। लाइलाजर से जूझते हुए और सब कुछ खो देने के बाद उसकी जिंदगी पर भारी असर पड़ा था। वह नायक नहीं रहा जो वह कभी था, केवल एक भूला हुआ साहसी बचा था। वह यादें केवल दर्द लाती थीं, और जारियोंग ने धातु की छड़ छोड़ दी चलते हुए, जबकि पिलग्यू अभी भी बेहोश था। गंजा अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर सका। पिलग्यू को एक बच्चे से हारते हुए देख रहा था। दलाल ने इसे ज्यादा महत्व नहीं दिया। वह कभी नहीं मानता था कि पिलग्यू इतना बड़ा मामला था। जब जारियोंग बाहर चला गया तो उसने इतनी जोर से बड़बड़ाया कि सुना जा सके कि अपनी ही टीम के साथी को हराने के बारे में डींग मारना कमजोरी की स्पष्ट निशानी है, और यही वह 2 कारणों में से एक है कि अच्छे साहसी लोग इसे छोड़ देते हैं। बाल्डी से जारियोंग ने अनायास ही उन 2 कारणों का उल्लेख किया कि एक अच्छा साहसी व्यक्ति क्यों सेवानिवृत्त होता है।
या तो उनका शरीर अब मेहनत सहन नहीं कर सकता या वे किसी अभियान के दौरान मर जाते हैं। वह बार्डी से यह भी कहता है कि अगर उसे न्यूनतम वेतन से अधिक भुगतान किया जा रहा है तो उसे निकाल दें, क्योंकि कोई भी एक पल के लिए सख्त बन सकता है। दलाल अपने व्यापार की बात में सहजता से प्रवेश करता है, ये कहते हुए कि काम के लिए भुगतान दोगुना हो गया है। बार्डी गुस्सा करने की कोशिश करता है, लेकिन दलाल उसे जल्दी से चुप करा देता है, उसे याद दिलाते हुए कि वही था जिसने पहले लड़ाई शुरू की थी। वे ठीक से नहीं चलाते। बराबरी ये समझते हुए कि वह बहस नहीं कर सकता, बार्डी लाइन में खड़ा हो जाता है और आदेश पर हस्ताक्षर कर देता है। बाद में जारियोंग बस आराम कर रहा है और पानी पी रहा है जब ब्रोकर अचानक एक बम गिराता है। पूछता है कि क्या उसने इंपीरियल वास्प के बारे में सुना है। ये सुनकर जारियोंग चौंक कर अपना पेय थूक देता है। पूछता है कि क्या उन्हें सच में उस चीज का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि हाँ, ये काफी बड़ी बात है। इंपीरियल वास्प पूरी दुनिया के सबसे खतरनाक राक्षसों में से एक है। इसने अपना घोंसला येडो में बनाया, जो अंततः कोरिया के राक्षस क्षेत्र में बदल गया, जो सबसे कठिन स्तर के लिए जाना जाता है। यहाँ तक कि शीर्ष रैंकिंग के साहसी भी इन ततैयों में से केवल एक का सामना करना बेहद कठिन पाते हैं। जैवोन सोचता है कि इस तरह का मिशन किसी तस्कर स्तर के बच्चे के लिए बहुत ज्यादा है, खासकर जब वे चीजें बिना किसी रोक टोक के उड़ रही हैं। लेकिन एक सफेद रैंक के एडवेंचरर के लिए स्थिति अलग हो सकती है। बाल्डी के अनुसार जो फिलग्यू को अपने पैर के नीचे दबा रहा है, कल एक बड़ा हमला हुआ था, लेकिन जनता को कुछ भी नहीं पता चला कि सरकारी सेना और 7 सफेद रैंक के एडवेंचरर्स ने मिलकर एक विशेष हमला दल बनाया। जब पूछा गया तो जैवोन ने पुष्टि की कि वे 7 कोरिया के सबसे बड़े सितारे हैं। उनमें से केवल 2 के आने से ही मीडिया पागल हो जाती है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि वह यह खुलासा करता है कि जबकि हमले की टीम अपने मुख्य मिशन को पूरी तरह से समाप्त करने में विफल रही, उन्होंने रानी मधुमक्खी को शिकार करने में सफलता पाई। लेकिन यहाँ पर चीजें और भी दिलचस्प हो जाती हैं। उन 7 में से एक ने वास्तव में शाही ततैया का रॉयल जेली चुरा लिया। इतना ही नहीं, उनके दस्ते में एक अधीनस्थ ने इसे बाहर तस्करी कर दी। जब इसके बारे में पूछा गया तो ब्रोकर बताते हैं कि यह जेली एक शक्तिशाली पोषण पूरक है, जिसका उपयोग नवजात रानी को खिलाने के लिए किया जाता है। लेकिन जो बात उन्हें सही नहीं लगती वह यह है कि एक सफेद रैंक का एडवेंचरर इसे किसी काले बाजार के चोर की तरह तस्करी क्यों करेगा। दुनिया में केवल कुछ ही बार रॉयल जेली पाई गई है, और सबसे पागलपन भरी बात, अगर कोई इंसान इसे खा ले तो वह सचमुच मौत से वापस आ सकता है। उस जानकारी ने जारियों को सबसे ज्यादा प्रभावित किया। एक और बात, 4 एडवेंचरर श्रेणियों में से एक को रत्न कहा जाता है। यह एक अस्थायी लाइसेंस है जो संघ की अनुमति से दिया जाता है, जिससे किसी को भी किसी भी स्तर के डंगोनन में प्रवेश करने की अनुमति मिलती है। डंगोनन में जाने वाले रास्तों की कड़ी निगरानी की जाती है, या कम से कम यही सरकार और एडवेंचरर्स एसोसिएशन का दावा है। लेकिन जैवोन को बेहतर पता है, उन दावों में कोई सच्चाई नहीं है। प्राचीन मंत्रों से ढके एक विशाल दरवाजे के सामने खड़ा होकर वह अपनी मना को केंद्रित करता है और एक धमाके से उसे खोल देता है। वह जारियों को चेतावनी देता है कि वह लापरवाह न हो और वहां अपनी जान न गंवाए, खासकर जब इस काम का यह हिस्सा विशेष रूप से परेशान करने वाला होने वाला है। तभी वह लड़का अपना काला मास्क पहनता है, जबकि ब्रोकर आराम से उसके चेहरे पर धुआं उड़ाता है। जारियोंग उसे ऐसा न करने के लिए कहता है। जाहिर है जेवोन ने उसे खोया हुआ पाया और उसे वास्तविकता में वापस लाना पड़ा। जारियोंग ने मृतकों को पुनर्जीवित करने वाली दवा के विचार को खारिज कर दिया, ये सोचकर कि इस पर विचार करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ऐसे दावे हमेशा बढ़ा चढ़ाकर पेश किए जाते हैं। गहराई में जारियोंग जानता है कि भले ही दुनिया में सबसे अच्छा कहा जाने वाला कोई प्रतिवेश हो, फिर भी यह उसके पिता को बचाने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। अगर ऐसा कुछ वास्तव में मौजूद होता तो उसके पिता ने उम्मीद नहीं छोड़ी होती। उसी समय विशाल दरवाजा चरमराता है और एक चमकदार रोशनी उसके चेहरे पर पड़ती है। जैसे ही वह प्रवेश द्वार से गुजरता है, वह आसपास के दृश्य को देखता है। चिपकाव के रूप में झात घटना के बाद कालकोठरियां पूरी पृथ्वी पर दिखाई देने लगी। कोरिया में 2 सबसे कुख्यात हैं। पहला है जेजू-डो में, जहां एक डंगोनन ज्वालामुखीय पर्वत श्रृंखला के साथ मिला हुआ है। दूसरा है येडो में, जो कभी सियोल का दिल था, अब पूर्व बोरामी के रूप में जाना जाता है, एक अवनत डंगोनन जो इगार जंगल के साथ मिला हुआ है। येडो के केंद्र में होने के कारण डंगोनन फैल गए और आसपास के जिलों मापो, योंगसान और योंडुंगपो को निगल लिया। यहाँ तक कि अब भी इस क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा अन्वेषण से बाहर है और अनगिनत साहसी इसके रहस्यों को उजागर करने की कोशिश में अपनी जान गंवाते रहते हैं। जाहिर है उनके अधीनस्थों में से एक किसी तरह येदो से बोरामी डी तक पहुंच गया, लेकिन बैठक स्थल पर पहुंचने के बाद उसने पूरी तरह से संपर्क खो दिया। जारियों को लगता है कि वह आदमी इनाम लेकर भाग गया होगा, लेकिन अधिक संभावना है कि उसे चोट लगी हो या रास्ते में किसी परेशानी में पड़ गया हो। जैवोन ने यह जरूर कहा था कि उसका नौकर बाहर निकलने की कोशिश में हर तरह की मुसीबतों में फंस गया था। वैसे भी दलाल जारियों को उसका मिशन सौंपता है। अगर उसे वह वस्तु मिलती है जो उस आदमी के पास थी तो उसे वापस लाना होगा। मूल रूप से वह चाहता है कि लड़का ध्यान केंद्रित रखे और विचलित न हो। जारियोंग जेवोन की ओर मुस्कुराता है और पूछता है कि क्या वह सच में सोचता है कि वह भाग जाएगा। दलाल नहीं सोचता कि लड़का इतना मूर्ख है, लेकिन वह फिर भी चाहता है कि वह अतिरिक्त सावधानी बरते। वह उस मूर्ख को यह भी याद दिलाता है कि आकाश ततैया से प्राप्त रॉयल जेली बेहद मूल्यवान है। इसके साथ ही पेशेवर तस्कर साहसिक कार्य में कूद पड़ता है। जेवोन की अंतिम चेतावनी सुनते हुए कि केवल इंसान ही नहीं है जो उस चीज के लिए अपनी जान जोखिम में डालने को तैयार है। जैसे ही वह जमीन पर गिरता है, उसे उम्मीद होती है कि जंगल की गंध भी वैसी ही होगी, लेकिन तभी उसकी नजर कुछ अप्रत्याशित पर पड़ती है। विशाल पदचिह्न जो धरती में दबे हुए हैं। अब उसे एक बात का पूरा यकीन है, ये गंध हर तरह की चीजों को आकर्षित करने वाली है। इस बीच जंगल के अंदर एक लड़की पूरी रफ्तार से दौड़ रही है, सांस के लिए हाँफ रही है और छिपने की कोशिश कर रही है। ये लड़की जिनसराम है, जो वॉरियर हाई की पहली वर्ष की छात्रा है और वर्तमान में अपने जीवन की सबसे तनावपूर्ण स्थिति का सामना कर रही है। जो उसके मिड टर्म के लिए एक साधारण डंगोनन यात्रा होनी चाहिए थी, वह पूरी तरह से पटरी से उतर गई है।
है। ये किस्मत की कुछ और ही योजना थी, क्योंकि अब वह एक भयानक विशाल विसंगति द्वारा शिकार की जा रही है जो बहुत ही करीब है। उसे कभी भी इस तरह के राक्षस से नहीं टकराना चाहिए था। फिर भी वह अपनी किस्मत से बचने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है, लेकिन उसके आसपास की हवा में कुछ अजीब है। परीक्षा एक बुनियादी होनी चाहिए थी, बस समय सीमा के भीतर कालकोठरी में बिखरे हुए जितने संभव हो सके सिक्के इकट्ठा करना था। हालांकि परीक्षा को एक निम्न श्रेणी की कालकोठरी में वास्तविक मुकाबले की नकल करने के लिए डिजाइन किया गया था, यह आसान होनी चाहिए थी क्योंकि यह क्षेत्र एक शुरुआती प्रशिक्षण मैदान के रूप में जाना जाता था। हालांकि वह उसकी किस्मत बहुत जल्दी ही खत्म हो गई जब इस अजीबोगरीब टाइटन ने अचानक से राम को ढूंढ लिया। यह जगह कमजोर राक्षसों से भरी होनी चाहिए थी जिनकी बुद्धिमत्ता कम स्तर की थी, लेकिन जैसे ही उसकी नजरें टाइटन से मिलीं, उसे ऐसा लगा जैसे उसकी आत्मा शरीर से निकल रही हो। राक्षस सीधे उसकी ओर दौड़ने लगा, उसे कुचलने के स्पष्ट इरादे से, और सेराम पूरी तरह से अभिभूत पहले से ही जानती थी कि बचने का कोई रास्ता नहीं है। उस समय उसके पास बस थोड़ी सी उम्मीद बची थी, या तो कोई चमत्कार ही हो सकता था। कोई और विकल्प न होने पर उसने अपनी धनुष उठाई और मुकाबला करने के लिए तैयार हो गई। टाइटनएप, जो अभी भी एक किशोर था लेकिन 3 तारा डंगोनन स्तर पर रैंक किया गया था, बस उसे घूरता और गुर्राता रहा। उसने हवा में छलांग लगाई और उस प्रकृति के अजूबे पर तीरों की बौछार कर दी, लेकिन उसने उन्हें ऐसे रोक दिया जैसे वे कुछ भी नहीं थे। ये सब उसे और भी ज्यादा डराने लगा है। अचानक टाइटनएप अपनी मुट्ठी जमीन पर मारता है, लेकिन सेराम समय रहते रास्ते से हट जाती है। वह एक और तीर चलाती है, पहले से ही जानती है कि यह बेकार है क्योंकि उसके किसी भी शॉट में ऐप की मोटी त्वचा को भेदने की ताकत नहीं है। इसके अलावा यह अजीब प्राणी न तो बचने की कोशिश करता है और न ही रोकने की। वह बस वार सह लेता है जैसे उनका कोई मतलब ही नहीं है। फिर भी वह बस एक मौके की उम्मीद करती है जब वह अपनी सुरक्षा कम कर दे। थोड़ा और करीब जाकर वह खुद को एक अग्नि बढ़ावा के साथ सशक्त करती है। सेराम एक जादुई रेंजर है, एक वर्ग जो उसे अपने तीरों की नोक में जादू डालने की अनुमति देता है, और अब वह फ्लेम बॉम्बार्डमेंट सक्रिय करती है जो लगभग असीमित जादू से खींचता है। अपने अंतिम उपाय के रूप में वह अपनी पूरी ताकत के साथ एक विस्फोट करने का निर्णय लेती है जो किसी भी 3 सितारा खतरे वाले राक्षस को गिराने के लिए पर्याप्त है। ये सच है, लेकिन समस्या यह है कि उसे वास्तव में निशाना साधना होगा, और अगर यह बंदर जैसा प्राणी बचता रहता है तो सब बेकार है। उसे विश्वास नहीं हो रहा कि यह अजीब प्राणी उसके हमलों को कैसे देख सकता है, और अब उसके पास कुछ नहीं बचा है। उसकी सूची में अब केवल एक ही चीज बची है, इस जानवर से भागना। जैसे ही वह अजीब प्राणी पूरी गति से उस पर हमला करने के लिए दौड़ता है, तभी जारियांग अचानक इस अजीब स्थिति में आ जाता है। कांस्य श्रेणी के साहसी अभी अभी अपने नए लाइसेंस प्राप्त किए हैं और अंततः उन्हें निम्न श्रेणी के कालकोठरी में प्रवेश करने की अनुमति मिल गई है। सेराम का मुंह खुला का खुला रह जाता है जब वह देखती है कि कोई आदमी अचानक कहीं से आकर अपनी धातु की छड़ी को टाइटनएप के ठोड़ी पर मारता है, और बस उसी तरह प्रकृति का यह अजीब जीव गिर जाता है। जारियांग एक पेड़ की शाखा पर आराम कर रहा है, लेकिन वह जानता है कि वह प्रहार टाइटन के भयानक चेहरे की एक झलक देखने के बाद पर्याप्त नहीं था। जैसे ही टाइटनएप फिर से उस पर हमला करता है, जारियांग शांतिपूर्वक अपने गियर में किसी प्रकार के रहस्यमय उपकरण को लोड करता है और सीधे नीचे की ओर कूदता है। सेराम का दिमाग लगभग सदमे में फटने वाला है क्योंकि वह इस पागल आदमी को पूरी तरह से सामने से हमला करते हुए देखती है, जैसे कि उसे सच में लगता है कि उसके पास कोई मौका है। इस बीच टाइटन पूरी तरह से तैयार है, जैसे तोप की तरह उस आदमी के चेहरे को कुचलने के लिए। सेराम को पूरी तरह से यकीन है कि यह रहस्यमय आदमी अब खत्म हो गया है। उसी समय जारियांग सेराम से कहता है कि वह अपनी आंखें बंद कर ले, जबकि वह और टाइटन टकराने से कुछ सेकंड दूर हैं। जब वे कुछ इंच की दूरी पर होते हैं, जारियांग की बंदूक भयानक वानर की ओर चमकती है और वह भी अपनी आंखें बंद कर लेता है। बिजली की एक चमक निकलती है, टाइटन के पूरे शरीर को रोशन कर देती है, उसे एक मूर्ति की तरह स्तब्ध कर देती है। जारियांग जमीन पर उतरता है और शिकायत करने लगता है कि उसकी बोतल अब कम हो रही है क्योंकि उसने इस विशाल चीज पर पूरा स्टनिंग टॉर्च इस्तेमाल कर लिया। चमकदार मशाल गहरे समुद्र की काल कोठरियों में रहने वाली झिलमिलाती मछली के तराजू से बनाई जाती है, और इसमें जो भी इसे छूता है उसे लकवाग्रस्त करने की अद्भुत क्षमता होती है, खासकर इसकी सस्ती कीमत के लिए। यह एक बहुत लोकप्रिय उपकरण हुआ करता था जिसे कई साहसी लोग पसंद करते थे, लेकिन इसकी शक्ति और कुछ लोगों द्वारा इसके गलत उपयोग के कारण कई साहसी लोग अपनी क्षमताएं खो बैठे। अब पूरी चीज का उपयोग या उत्पादन करना सख्ती से मना है। सेराम आगे बढ़ती है, इस रहस्यमय व्यक्ति से बात करने की कोशिश करती है। वह उसे सीधे कहता है कि उसे अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी खुद लेनी चाहिए क्योंकि उसके पास वहां कुछ ही सेकंड बचे थे। वह व्यक्ति जानता है कि अगर कोई साहसी व्यक्ति ध्यान नहीं दे रहा है कि डंगोनन के अंदर क्या हो रहा है और उसे सीधे निशाना नहीं बनाया गया है, तो आमतौर पर अन्य लोग मदद के लिए आगे नहीं आते। एक बड़ा कारण यह है कि साहसी लोगों को अक्सर तिलछट्टे के रूप में देखा जाता है। जैसे एक दलाल ने एक बार खुलासा किया था कि एक तस्कर के सिर पर इनाम काफी अच्छा है। अगर कोई तस्कर परेशानी पैदा करता है तो वे कीड़ों की तरह कुचले जाने के लिए तैयार होते हैं। अचानक वह सेराम को पास आने के बारे में सोचते हुए देखता है, लेकिन जारियांग अपनी गति बढ़ा देता है और एक झटके में उसकी नजरों से ओझल हो जाता है। वह हैरान है और वह 1 सेकंड पहले वहीं था। अचानक वह आदमी उस पर कूदता है, उसे नीचे दबा देता है और उसे इस तरह से जांचने लगता है जैसे वह यह समझने की कोशिश कर रहा हो कि उसका मामला क्या है। सेराम कहती है कि वह सिर्फ उसका जीवन बचाने के लिए धन्यवाद देना चाहती थी, लेकिन जारियांग को यह बात बिल्कुल नहीं जंचती और उसे लगता है कि यह लड़की उसे मूर्ख बनाने की कोशिश कर रही है। सेराम साफ साफ कहती है कि वह पहले से जानती है कि जारियांग एक तस्कर है और यही कारण है कि उसके पास उसके लिए एक काम है। ये उसे एक पल के लिए अजीब लगता है, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि वह उसकी शर्त पर एक परिचित लोगो देखता है। वह एक आह भरते हुए खुद से बड़बड़ाता है कि वह इसे तीसरी बार नजरअंदाज करने की योजना नहीं बना रहा है। उसे बिगड़े हुए हाई स्कूलर की पागल हरकतों की परवाह नहीं थी, और तो और जारियांग उसे सीधे कब्र में भेजने के लिए पूरी तरह तैयार है
अगर वह फिर से उसके रास्ते में आती है, लेकिन तस्करों पर इनाम 50 लाख 1 और शिकारियों पर इनाम 4 करोड़ 5,000 1 है। जायंग ऐसा लगता है जैसे वह फटने वाला है, लेकिन फिर उसकी नजर अचानक एंकिल के खून पर पड़ती है, जो एक दुर्लभ और कीमती साधन है जिसे खरीदना लगभग असंभव है। हालांकि उसके जैसे 5 तस्कर शायद इसे खरीद सकते हैं। आश्चर्यजनक रूप से ये लड़की इसे अग्रिम भुगतान कहती है और कहती है कि वह बाकी का भुगतान करेगी अगर वह उसकी मिड टर्म्स में मदद करता है। जेरियांग को लगता है कि यह पूरी तरह से पागलपन है, खासकर एक लड़की से जो उसे सिर्फ एक बिगड़ैल बच्ची लगती थी। अब उसे लगने लगा है कि वह बहुत अमीर है, लेकिन स्पष्ट रूप से पागल है। लड़की उसे बताती है कि इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है सिवाय एंकिल के खून के, जो उसकी जिंदगी को गंभीरता से बदल सकता है। जेरियांग को कुछ हद तक इसका अंदाजा था और वह समझता है कि वह उसके पास उसे मारने का कोई असली कारण नहीं था। सेराम को समझ नहीं आता कि वह क्या बड़बड़ा रहा है, और जैसे ही एक डरावनी छाया उन पर मंडराती है, वह उसे याद दिलाता है कि उसके पास वास्तव में केवल कुछ सेकंड बचे हैं। टाइटन ऐप उन्हें कुचलने वाला है। ठीक समय पर दोनों रास्ते से हट जाते हैं। जारियांग उस पर चिल्लाता है, कहता है कि उसने उसे मौका इसलिए नहीं दिया था कि वह उसे यूं ही फेंक दे। तभी वह उसे कहता है कि वह वही आग का वार करे जो उसने पहले किया था। वह जोर देता है कि लड़की उसके स्टाफ के अंत में जादू करे और उसे वापस फेंके, लेकिन तभी उसे घबराहट होती है क्योंकि उसे अचानक याद आता है कि वह पूरी तरह से थक चुकी है। उसके पास जादू का एक छुटकी भी नहीं बचा है। जारियांग उस पर चिल्लाता है कि वह जल्दी से कुछ सोचे, क्योंकि वह अपने नंगे हाथों से टाइटन का ध्यान उससे ज्यादा देर तक नहीं हटा सकता। सभी तनाव के बावजूद सेराम अपनी बची हुई थोड़ी सी जादू को उसकी छड़ी में डालने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन यह उसकी पूरी शक्ति का मुश्किल से 1/4 है। उसे लगभग यकीन है कि यह राक्षस की मोटी त्वचा को खरोंच भी नहीं पहुंचाएगा। डर धीरे धीरे बढ़ने लगता है और एक पल के लिए वह गंभीरता से सोचती है कि जब तक वह आदमी टाइटन गोरिल्ला को व्यस्त रखे, वह अकेले भाग जाए। फिर भी वह जादू से भरा हुआ स्टाफ जारियांग की ओर फेंकती है, और हालांकि वह उसे पकड़ लेता है, वह थोड़ा निराश दिखता है कि उसने अपनी शक्ति का केवल 1/4 ही प्रबंधित किया। तभी जारियांग की बारी आती है कि वह अपनी खुद की जादू को स्टाफ में मिलाए और चीजों को अगले स्तर पर ले जाए। योद्धा हाई स्कूल के छात्रों ने दर्जनों बार सुना है, केवल शारीरिक ताकत से ही किसी राक्षस को हराया नहीं जा सकता। जो मायने रखता है वह है समय और सटीकता। सेराम का मुंह आश्चर्य से खुला रह जाता है जब वह इस दृश्य को अनफोल्ड होते देखती है। एक पल में जारियांग टाइटन बंदर के चेहरे पर वार करता है, उसे आग लगा देता है। विस्फोट से उसके चश्मे टूट जाते हैं, लेकिन उसकी मुस्कान बताती है कि वह संतुष्ट है। सिल्वर क्लास के एडवेंचरर्स जो 50 से अधिक डंजन से लौटते हैं, उन्होंने साबित कर दिया है कि वे 3 सितारा रैंक के राक्षसों को संभाल सकते हैं। फिर भी उन्हें विशेष अनुमति के बिना मध्य स्तरीय काल कोठरी में जाने की अनुमति नहीं है। आमतौर पर साहसी इस रैंक से संबंधित होते हैं। सांझ के समय स्कूल से बच्चे बाहर निकलते हैं, बातें करते और हंसते हुए, जब एक छोटी लड़की एक काले कपड़े पहने आदमी को एक चमकदार कार के पास खड़ा देखती है। छोटी सी राम अपने दोस्तों को अलविदा कहती है और चुपचाप कार में बैठ जाती है। उसके दोस्त जो पीछे से देख रहे हैं, थोड़े ईर्ष्या महसूस किए बिना नहीं रह सकते। आखिरकार उसके पास वह सब कुछ है जो वह चाहती है, और सच कहें तो यह सच्चाई से बहुत दूर नहीं है। अगर उसकी नजर किसी चीज पर पड़ती है तो संभावना है कि वह जल्द ही उसकी हो जाएगी। यही जीवन मिलता है जब आप दक्षिण कोरिया के चौथे स्थान पर स्थित जिनसुंग ग्रुप की बेटी होती हैं। इस शक्तिशाली परिवार का एक उत्तराधिकारी था जिसकी सगाई दूसरी दुनिया की एक एल्फ से हुई। उस मिलन से जिनसे राम का जन्म हुआ, एक लड़की जो साहसी लोगों की गहरी प्रशंसा करती थी और किसी भी अन्य से अधिक एक बनने का सपना देखती थी। लेकिन उसके सपनों को झटका लगा जब एक बड़े आदमी ने उसे साफ साफ कह दिया कि उसकी एल्फ खून बहुत कमजोर है, इसलिए उसे एक सामान्य इंसान की तरह ही जीना चाहिए। उसी व्यक्ति ने सेराम के पिता से भी बात की, उन्हें यह कहकर समझाने की कोशिश की कि उसे कल्पना का पीछा करने से रोकें और वास्तविकता का सामना करने में मदद करें। लेकिन उसके पिता जिनसुंग ग्यू, जो जिनसुंग ग्रुप के विशेष विकास विभाग के प्रमुख हैं, ने स्पष्ट कर दिया कि वह पूरी तरह से उसके निर्णय का समर्थन कर रहे हैं और उसे प्रोत्साहित कर रहे हैं। जिनसुंग कहते हैं कि साहसी बनने के लिए एल्वन प्रतिभा की आवश्यकता नहीं है, इसलिए इसका सायराम के चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। सुनहरे बालों वाला कोच भी सहमत है कि वह इंसान के लिए इतनी बुरी नहीं है, लेकिन फिर भी सेराम औसत से थोड़ी ही ऊपर है। वह यह भी इंगित करता है कि जिनसुंग की बेटी सामान्य परिवार से नहीं है। यह सच है कि यह लड़की कब हार माननी है यह नहीं जानती, ठीक अपनी बहन की तरह। फिर भी वह उसे उन राक्षस श्रेणी के मनुष्यों के समान नहीं रख सकता। फिर भी अगर सेराम आगे बढ़ती रहती है तो वह वास्तव में एक अच्छे स्तर तक पहुंच सकती है, जो एक सामान्य इंसान के लिए प्रशंसा और पहचान लाता है। इसके अलावा उसके पास प्राकृतिक प्रतिभा की कमी को पूरा करने के लिए बहुत सी चीजें हैं, जैसे उसकी संपत्ति, नाम और वंश। उसे लगता है कि उसके प्रयास व्यर्थ होंगे और लोग या तो उससे ईर्ष्या करेंगे या उसका मजाक उड़ाएंगे, जिससे वह अलग थलग पड़ जाएगी। और सच कहें तो उसे पूरा यकीन है कि सेराम इसे बहुत लंबे समय तक सहन नहीं कर पाएगी। प्रतिभा कोई ऐसी चीज नहीं है जो आसमान से गिरती है या जिसे आप किस्मत से पाते हैं। जेरियांग को टाइटन ऐप को सिर्फ एक साफ वार से गिराते हुए देखकर सेराम पूरी तरह से स्तब्ध है। वह आराम से ऐसे चला जाता है जैसे यह कोई बड़ी बात नहीं हो, जबकि सेराम वहीं खड़ी रहती है, उसका चेहरा अविश्वास में जमे हुए। वह यह समझ नहीं पा रही है कि उसकी उम्र का कोई व्यक्ति इतनी पागलपन भरी चीज कैसे कर सकता है। इस बीच जारियांग को अचानक याद आता है कि दलाल ने उसे वे चश्मे दिए थे और कहा था कि महंगी चीज को न तोड़ें। फिर भी वह पहले ही टाइटन ऐप के साथ अपनी पहली लड़ाई में उन्हें तोड़ चुका है। जारियांग को लगता है कि यह एक साधारण 5000 वॉन की चीज है जो आपको 250 में मिल जाएगी। हालांकि दलाल कहता है कि यह चेहरे की पहचान को रोक सकता है, आपकी आवाज बदल सकता है और इसमें 4 से अधिक जादुई मंत्र भी हैं। जारियांग गंभीर रूप से परेशान है क्योंकि आज का दिन उसके हिसाब से नहीं जा रहा है। जैसे ही उसे लगता है कि इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता, सेराम पूछती है कि क्या वह उसके स्कूल का सीनियर है।
इससे वह और भी भड़क जाता है और अब वह उससे उसकी बकाया कीमत मांग रहा है। बिना किसी देरी के वह उसे एंकिल का खून हार सौंप देती है। जब वह यह जांच रहा होता है कि यह असली है या नहीं, सिराम सहजता से पूछती है कि क्या उसे और पैसे की जरूरत है। उसे इस बात से कोई परेशानी नहीं है कि वह किसी स्कूल में दाखिल नहीं है, क्योंकि वह जानती है कि एडवेंचरर शिक्षा केंद्र कितना महंगा हो सकता है। फिर भी वह कहती है कि वह उसकी ट्यूशन का खर्च उठाने को तैयार है, लेकिन जारियांग उसे बीच में ही रोक देता है। साफ साफ कहता है कि उसने कभी किसी स्कूल में दाखिला नहीं लिया या उसके पास भी नहीं गया। इससे सिराम के मन में एक बड़ा सवाल उठता है। वह जानना चाहती है कि उसे लड़ना किसने सिखाया। जायांग उसे सीधे बताता है, उसने खुद को सिखाया। सेराम का दिमाग थोड़ा झटका खा जाता है, क्योंकि यह जवाब उसके लिए बहुत ही सीधा है। सेराम उस जवाब को संभाल नहीं पाती जो उसने दिया। ये मानने से इनकार करती है कि कोई साधारण व्यक्ति खुद को इतनी तेज चालें और सही समय सिखा सकता है। वह एक चिड़चिड़ी बूढ़ी की तरह चिल्लाने लगती है, लेकिन जारियांग उसे चुप करा देता है, उसके चेहरे पर एक टैग चिपकाकर, जिससे वह और भी ज्यादा परेशान हो जाती है। लेकिन फिर वह टैग को देखती है और देखती है कि यह उसकी पहचान पत्र है, डोंगगांग हाई स्कूल का यूजारियोंग। वह सहजता से कहता है कि यह सिर्फ एक सामान्य मानवीय की स्कूल है। सरम बिल्कुल हैरान है, क्योंकि यह वह सच्चाई नहीं थी जिसकी उसे उम्मीद थी। जारियोंग फिर उससे बदले में उसकी पहचान पत्र मांगता है। वह उसे दे देती है और वह देखता है कि वह उसी उम्र की है। कार्ड पर लिखा है वॉरियर हाई स्कूल की जिन सरम। जब वह उसका छात्र कार्ड वापस उसकी जेब में डालता है तो वह घबरा जाती है, लेकिन वह उसे याद दिलाता है कि उसने उसके लिए कोई काम होने की बात कही थी या कुछ और। वह भी उसका पहचान पत्र देखने की मांग करती है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वह बाद में उसे धोखा न दे। अचानक जारियोंग उसे पास आने के लिए कहता है, फिर अचानक उसे अपनी बाहों में ले लेता है। इससे वह शर्मा जाती है, लेकिन उसके लिए यह सिर्फ सौदा पक्का करने का उसका तरीका है, कोई अनुबंध नहीं, बस एक छोटे से तस्कर शैली का सबूत कि वे अपराध में साझेदार हैं। वह उसे याद दिलाता है कि एक साथी को वही सजा मिलती है जो खुद तस्कर को मिलती है। तभी सरम को गंभीर ठंड लगती है, ये महसूस करते हुए कि वह खुद को किसी ऐसे व्यक्ति के साथ उलझा चुकी है जो उसने सोचा था उससे कहीं अधिक खतरनाक है। जायरियों की चालाक ड्रैकुला जैसी मुस्कान ही सबूत है जो उसे चाहिए। वह जानती है कि अब पीछे हटने या ब्रेक लगाने के लिए बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि अब से कोई वापसी नहीं है। गोल्ड क्लास उन लोगों को दी जाती है जिन्होंने 4 स्टार राक्षस को हराया है या जिनके पास बड़ी उपलब्धियां हैं। उन्हें निचले रैंक के डंगोनन में प्रवेश करने की अनुमति है और उन्हें शीर्ष 10% में से एक माना जाता है। मरे हुए टाइटन ऐप के साथ सेल्फी लेने के बाद जारियोंग वापस काम पर लग जाता है और कीमतों की बात करने लगता है। वह पूछता है कि सरम उससे क्या करवाना चाहता है। सोचने के बाद वह बुदबुदाती है कि उसे सिक्के इकट्ठा करने की जरूरत है। कार्य यह है कि परीक्षण केंद्र के अंदर विभिन्न स्थानों में फैले सभी सिक्कों को 6 घंटे की समय सीमा के भीतर इकट्ठा करना है। इसके अलावा उसे एक विशेष सिक्का बॉक्स भी एक स्थान पर ढूंढना है और यह साबित करना है कि वह वास्तव में एक छात्रा है। फिलहाल उसने पहले ही एक सिक्का ढूंढ लिया है और पूरे काम को पास करने के लिए उसे बस एक और चाहिए। यह जारियोंग को तब तक संभव लगता है जब तक कि वह नहीं कहती कि दूसरा सिक्का यूजिन मॉल के पुराने खंडहरों में है। यह उसे चौंका देता है, क्योंकि यह वही जगह है जहां वह अपने मिशन के लिए जा रहा है। सरम को शाही ततैया के विचार से झटका लगता है, लेकिन जारियोंग इसे सहजता से स्पष्ट कर देता है। यह ततैया नहीं है, बस कुछ शहद की चीज या रॉयल जेली है। वो बताता है कि इसमें एक तेज गंध है जो टाइटनएप जैसे राक्षसों को आकर्षित करती है। वो अभी भी वहां जाने की योजना बना रहा है और पूछता है कि क्या उसे सिक्कों के साथ कोई अन्य स्थान पता है, लेकिन उसके पास और कुछ नहीं है। बाकी सभी सिक्के शायद पहले ही अन्य टीमों द्वारा ले लिए गए होंगे। तभी जारियोंग को आखिरकार समझ में आता है कि वह यहाँ अकेली क्यों है, जबकि बाकी सभी समूहों में हैं। जारियोंग कहता है कि यह उसके लिए ठीक है, लेकिन अगर कोई आपात स्थिति आती है और उसे अतिरिक्त काम करना पड़ता है तो वह निश्चित रूप से अधिक शुल्क लेगा। वह यह भी जांचता है कि क्या सरम के पास दौड़ने की ताकत है, और जब वह सिर हिलाती है तो वह आगे बढ़ जाता है और लड़की अपनी पूरी कोशिश करती है कि उसके साथ बनी रहे। इस बीच अजीब व्यक्ति चुपचाप अधिक पैसे न मांगने का पछतावा करता है। फिर वह लड़की एक सवाल पूछती है, ये जानने की कोशिश करती है कि क्या उसने वास्तव में खुद से सब कुछ सीखा। वह स्वीकार करता है कि यह पूरी तरह से स्वशिक्षित नहीं था। जैसे ही वह अपने बचपन की कुछ बातें बताने वाला होता है, वह आगे 2 राक्षसों को आराम से घूमते हुए देखता है। तुरंत ही वह उसे तैयार होने के लिए कहता है, क्योंकि वे क्लॉज रैप्टर्स का सामना करने वाले हैं, जो कि पहले बोरोमाई डोंग में पाए जाने वाले और 2 स्टार राक्षसों के रूप में वर्गीकृत प्रजाति हैं। जैसे ही वह सतर्क होती है, उसे एहसास होता है कि यह आदमी पेशेवर प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्ति जैसा नहीं लगता। जाहिर है यू जारियोंग के पास यह शक्ति है, क्योंकि वह अपनी जान जोखिम में डालने का आदी है, लेकिन एक अपवाद है। अपने बचपन में वह अपने पिता की सटीक हरकतों को करीब से देखता था और उससे उसने 3 तकनीकें सीख लीं। जैसे ही जारियोंग पंजों वाले रैप्टर का सामना करने के लिए आगे बढ़ता है, वह स्थिति में आ जाता है। पहली चाल को सुई कहा जाता है, एक प्रहार जिसमें पूरी गति, शक्ति और वजन को दुश्मन के महत्वपूर्ण बिंदु पर वार करने के लिए केंद्रित करना होता है। ठीक उसी तरह जारियोंग सराम के दिमाग में टाइटन ऐप की लड़ाई को याद करता है, जहां उसने अपने धातु की छड़ी को जानवर में सटीकता से मारा, जिससे वह खून उगलने लगा। यह देखने में सरल चाल लगती है, लेकिन इसे अंजाम देना आसान नहीं है। इसके लिए वास्तविक अनुभव, तीव्र अंतर्ज्ञान और कच्ची प्रतिभा की आवश्यकता होती है। कुछ ऐसा जिसे शीर्ष स्तर के साहसी भी करने में संघर्ष करते हैं, लेकिन यू जारियोंग ने इसे पूरी तरह से कर दिखाया। इस बीच सरम को लगता है कि क्लॉ रैप्टर्स आमतौर पर कम से कम 5 के समूह में चलते हैं।
तभी जारयोंग कहता है कि वह अकेली नहीं है जिसे रॉयल जेली के कारण चोटें आई हैं, जिसका मतलब है कि खंडहरों के आसपास शायद और भी अधिक खतरनाक राक्षस घूम रहे हैं। उनमें से किसी एक से मिलने की संभावना के साथ जारयोंग खतरे के क्षेत्र में कदम रखने से पहले थोड़ी देर के लिए आराम करने का फैसला करता है। सरम सहमत होती है, लेकिन उस सवाल पर वापस आती है जिसे वह पहले पूरा नहीं कर पाई थी। एक बार फिर वह पूछती है कि क्या उसे बचपन में कभी व्यक्तिगत प्रशिक्षण मिला था। उसकी आंखों में देखे बिना वह कहता है कि उसने बस किसी को लंबे समय तक प्रशिक्षण लेते हुए देखा। ये उसे काफी गहरा असर करता है, क्योंकि उसने सोचा था कि वह कोई बड़ा रहस्य निकालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ये तो बस कुछ नकल किए हुए मूव्स निकले। वह अचानक कह देती है कि उसे वह बिल्कुल पसंद नहीं है और जारयोंग उलझन में रह जाता है। ये समझ नहीं पाता कि ये बात कहाँ से आई। उसी समय सरम कुछ सुनहरा जारयोंग की ओर फेंकती है और वह उसे सहजता से पकड़ लेता है। यह एक स्टेमिना एम्पल सी टाइप होता है जो आमतौर पर लगभग 10 लाख वॉन में बिकता है। वह उसे पीने के लिए कहती है क्योंकि उसकी स्टेमिना कम हो रही है। जारयोंग उसे चिढ़ाते हुए कहता है कि ऐसा इशारा निश्चित रूप से यह बताता है कि वह उसे पसंद करती है या नहीं। वह ऐसी लगती है जो अपने भावनाओं को तीखे शब्दों के पीछे छुपाती है, लेकिन उसे पीने के बजाय वह इसे आराम से अपनी जेब में डाल लेता है, जो उसे पूरी तरह से चौंका देता है। और भी अजीब बात यह है कि वह इसे बाद में बेचने की योजना बना रहा है, जैसे कि यह सबसे सामान्य बात हो। वह उस पर चिल्लाती है, पूछती है कि क्या उसे पता भी है कि यह चीज कितनी महंगी है। तभी वह समझाता है कि काले बाजार में यह आसानी से कम लाख में एक। सिरयोम समझ नहीं पा रही है कि यह अजीब व्यक्ति कैसे सोचता है। जारयोंग कहता है कि उन्हें चलना चाहिए क्योंकि उसने पहले ही अपना पी लिया है, इसलिए आराम करने में समय बर्बाद करने का कोई कारण नहीं है। उसकी नजर में यह अमीर बिगड़ैल बच्चा बस अजीब है। यूजीन मॉल की ओर जाते समय जारयोंग तय करता है कि उन्हें योजना को थोड़ा संशोधित करने की आवश्यकता है, बस सुरक्षित रहने के लिए। वह स्पष्ट करता है कि उनका लक्ष्य सरल है, जो चाहिए उसे लेना और बिना लड़ाई किए या शिकार बने बाहर निकलना। वह नियमों का पालन करने पर दृढ़ है। वह चाहता है कि सिरयोम उसके आदेश पर चले और मजबूत रहे, चाहे अंदर किस तरह के राक्षस क्यों न हो। भले ही वह जानता है कि सिरयोम ने कुछ विशेष प्रशिक्षण लिया है, वह यह बताता है कि उसकी ताकत जीवित रहने की कौशल में है, इसलिए वह चाहता है कि वह उस पर भरोसा करे। इस बीच सिरयोम इस अजीब भावना को समझा नहीं पा रही है जो उस पर हावी हो रही है। सिर्फ आधा साल पहले वह स्कूल में पूरी तरह से बाहरी थी और अब यह उसका पहला डंगोनन रन है किसी के साथ। जैसे ही वे यूजीन मॉल में कदम रखते हैं, कुछ तुरंत उनका ध्यान खींच लेता है। जब उन्हें एहसास होता है कि वे क्या देख रहे हैं, तो उनके दिमाग लगभग शॉर्ट सर्किट हो जाते हैं। यहाँ तक कि जब जारयोंग से पूछा जाता है तो वह भी मानता है कि उसे नहीं पता यह क्या है। यह एक क्रूर दृश्य है जहाँ राक्षस के अवशेष मॉल की फर्श पर बिखरे हुए हैं, जैसे कि एक पूर्ण रक्तपात। यूजीन मॉल की कब्र जैसी दीवारों के अंदर ये स्पष्ट हो जाता है कि मनुष्य जितना वे खुद को श्रेय देते हैं, उससे कहीं अधिक बहादुर हैं। वे ऐसे प्राणी हैं जो सही संकल्प के साथ किसी भी चीज का सामना कर सकते हैं। फिर भी अंदर का भयानक दृश्य जारयोंग और सिरयोंग दोनों को प्रभावित कर रहा है। फर्श पर फैले हुए राक्षस को देखकर सिरयोंग का मुंह खुला का खुला रह जाता है। यह एक ऐसा गड़बड़ है जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी, और अब केवल अप्रत्याशित परिस्थितियां ही चीजों को उनके मूल योजना से भटकाकर बदल सकती हैं। उसे पूरा यकीन है कि ये राक्षस इस क्षेत्र के मूल निवासी नहीं हैं, और वे इतने खतरनाक हैं कि पेशेवर साहसी लोगों को भी मुश्किल में डाल सकते हैं। सिरयोंग चुपचाप घबरा रही है, सोच रही है कि अंदर और गहराई में कौन सा दुःस्वप्न छिपा हो सकता है जिसने यह सब विनाश किया। अचानक जारयोंग उसे चेतावनी देता है कि वह अपना आपा न खोए, क्योंकि जो कुछ भी यहाँ है वह वास्तव में खतरनाक है। उसे लगता है कि उसने शुरू से ही कुछ महसूस किया होगा, और असली झटका सिर्फ यह है कि चीजें कितनी गड़बड़ हो गईं। फिर उसी समय वह कुछ हिलता हुआ देखती है और जारयोंग तुरंत सतर्क हो जाता है। अचानक एक स्लैशर लिप, एक 5 सितारा रैंक वाला राक्षस एक विकृत खुलासे की तरह दृश्य में आ जाता है। चालाक ऑपरेटर जारयोंग अपने धातु के डंडे को घुमाता है उसे गिराने के लिए, लेकिन वह भयानक चीज हवा में कूदती है और अपनी अजीब लंबी जीभ को उसके हथियार के चारों ओर लपेट लेती है। एक ही चाल में स्लैशर लिप डंडे को खींच लेता है और जारयोंग पर हमला करने के लिए बढ़ता है, लेकिन जारयोंग पहले से ही हवा में है, राक्षस के चेहरे पर एक ठोस किक लगाने का लक्ष्य रखते हुए। जैसे ही वह किक मारता है, सिरयोंग पीछे ही रहता है, अपने आदेशों के लिए तैयार। उस कचरे को किक मारने के बाद सिरयोंग जारयोंग से कहता है कि यह एक डरावनी चीज है जिसकी जीवित रहने की क्षमता बहुत अधिक है। फिर जारयोंग साफ साफ कहता है कि उसने उसे एक कारण से जीवित रखा और यह सब जानबूझकर किया गया है। वह समझाता है कि अगर किसी की किस्मत खराब हो और वह इस जगह में प्रवेश कर जाए तो यह एक चेतावनी अलार्म के रूप में काम कर सकता है। पता चला स्लैशर लिप में यह विशेषता है कि वह अपने साथियों को अलार्म देने के लिए चिल्लाता है अगर राक्षस के मरने का खतरा हो। अभी भी सदमे में रहते हुए सिरयोंग जानना चाहता है कि यह किसे अलार्म दे रहा है। अचानक एक आदमी आता है और आराम से दावा करता है कि शायद यह उस पर प्रतिक्रिया कर रहा है। वह कहता है कि पूरी सफाई का काम उसे थका चुका है, इसलिए वह गड़बड़ी उसकी ही थी। सिरयोंग एक और साहसी को यूं ही घूमते देखकर हैरान है, लेकिन इस आदमी के बारे में कुछ ऐसा है जो तुरंत जारयोंग को सतर्क कर देता है। दूसरी ओर नया आदमी इसे अजीब मानता है कि इस जगह पर 2 युवा तस्करों की तरह व्यवहार कर रहे हैं। फिर वह सिरयोंग की शर्ट पर प्रतीक को देखता है और बिना झिझक नीचे कूद जाता है। वह पूछता है कि क्या वे वॉरियर हाई स्कूल के छात्र हैं। जब वे इसकी पुष्टि करते हैं तो वह व्यक्ति बड़बड़ाता है कि यह वास्तव में दुर्भाग्यपूर्ण है कि वे ऐसी जगह पर मरने वाले हैं। सिरयोंग के लिए चीजें बहुत तेजी से गंभीर हो जाती हैं। जारयोंग उसे जल्दी से याद दिलाता है कि यह व्यक्ति सिर्फ कोई साधारण साहसी नहीं है, वह एक पूरा खलनायक है।
वह उसे चेतावनी देता है कि वह समय बर्बाद न करे किसी ऐसे व्यक्ति से बात करने में जो स्पष्ट रूप से उसे मारने और शाही जेली चुराने आया है। जारयोंग स्पष्ट करता है कि इस व्यक्ति का उसके आयुक्त से कोई लेना देना नहीं है, फिर पूछता है कि वह बिना पूछे किसी और की चीज से कैसे निपटने की योजना बना रहा है। तथाकथित बुरा आदमी बस इसे नजरअंदाज कर देता है, कहता है कि परिणाम केवल तभी मायने रखते हैं जब आप पकड़े जाएं। इसके अलावा वह दावा करता है कि जब से उसने अपने दोस्त की हाल की तस्करी योजना के बारे में सुना है, उसकी किस्मत काफी अच्छी रही है। पता चला इस आदमी ने मूल रूप से अपने ही साथी पर घात लगाने की योजना बनाई थी, लेकिन वह काम पूरा करने में असफल रहा और केवल यह पुष्टि कर सका कि वह आदमी भागने में सफल हो गया। दुर्भाग्यवश उसके लिए उसकी बदकिस्मती उसे यहीं ले आई, क्योंकि उसके साथी ने तस्करी के स्थानों में से एक को चुना था। तभी जारयोंग को एहसास होता है कि उसने संपर्क क्यों खो दिया। ये आकाश ततैया के जहर के कारण नहीं था, बल्कि इस दुष्ट व्यक्ति के कारण था। बिना किसी टकराव के भी जारयोंग को अपनी हड्डियों में गहराई से महसूस होता है कि यह आदमी एक बहुत बड़ा खतरा है। वो पागल व्यक्ति वादा करता है कि वह उन्हें वहीं मार डालेगा, लेकिन कसम खाता है कि इसे थोड़ा कम दर्दनाक बनाएगा। अब कोई संदेह नहीं है, यह प्रतिद्वंद्वी पिलग्यू जैसे किसी से पूरी तरह अलग स्तर पर है। जारयोंग जल्दी से सेरेयोम से सिक्के खोजने और सुरक्षित बाहर निकलने के लिए कहता है, जबकि वह कुछ समय खरीदता है। वह उसे यह भी आश्वस्त करता है कि अब और कोई खतरा नहीं होगा, क्योंकि इस पागल ने लगभग सब कुछ खत्म कर दिया है। जैसे ही पागल जारयोंग के करीब आता है, चालाक व्यक्ति ठंडे स्वर में कहता है कि उसकी उपस्थिति यहाँ कुछ नहीं बदलती। जैसे ही वे टकराते हैं, वह उस लड़की को चिल्लाकर कहता है कि जल्दी से बाहर निकल जाए, क्योंकि उसे भुगतान देने के लिए जीवित रहना जरूरी है। जैसे ही सेरियोम बाहर जाती है, पागल आदमी कहता है कि यह समझदारी नहीं थी, ये दावा करते हुए कि साथ रहने से जीवित रहने का बेहतर मौका मिलता है। लेकिन जारयोंग इसे पूरी बकवास कहता है और अपनी शक्ति को चार्ज करता है, इस खलनायक से टकराने के लिए तैयार। उसकी तलवार की चाल को पढ़ने के बाद जारयोंग आसानी से छलांग लगाता है। हवा में उछलकर उसने अपना पैर सीधे उस आदमी के चेहरे पर दे मारा, इससे पहले कि वह इसे आते हुए देख पाता। वह बदमाश हैरान रह गया, पूरी तरह से चौंक गया कि इस बच्चे ने उसे अपने गियर का उपयोग करने के लिए धोखा दिया। उसे सच में कभी उम्मीद नहीं थी कि यह युवा इतनी गंभीर ताकत रखता होगा, जो औसत पेशेवर से कहीं अधिक है। यह आश्चर्य उसे अब लड़ाई को गंभीरता से लेने के लिए प्रेरित करता है, खासकर अगर वह वॉरियर हाई स्कूल की लड़की से निपटना चाहता है। वह जारयोंग को यह भी स्पष्ट कर देता है कि उसे खत्म करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि वह कुछ भयंकर और घातक में बदल जाता है। वह यांग डोग्यून है, एक गोल्ड क्लास एडवेंचरर। छिपने के स्थान पर पानी उबल चुका है और दलाल आराम से अपनी नूडल्स का आनंद ले रहा है, जबकि वह बाल्डी से बैठने के लिए कहता है, क्योंकि पिलग्यू जल्दी नहीं जागने वाला है। बाल्डी गुस्से में है, बड़बड़ाते हुए कि इस गोरिल्ला ने अपने ऊपर खर्च किए गए सारे पैसे के बाद भी अपना वजन नहीं उठा सका। वह इस निकम्मे से तंग आ चुका है जो बड़ी बड़ी बातें करता था, पूर्व एडवेंचरर होने का दावा करता था और ऐसे घूमता था जैसे जगह का मालिक हो। ब्रोकर उसे शांत रहने के लिए कहता है, ये कहते हुए कि पिलग्यू को हारना पड़ा, क्योंकि उसे हारना ही था, भले ही वह बेकार हो। जेवोन कहता है कि लोग हमेशा भूल जाते हैं कि एडवेंचरर्स को इंसानों से लड़ने के लिए प्रशिक्षित नहीं किया जाता। पिलग्यू के बचाव में शायद उसके पास केवल शिकार और खोज का अनुभव था, न कि एक के बाद एक मुकाबले का। इसके अलावा जिस व्यक्ति से उसने लड़ाई की वह उसे जानता भी नहीं था, और तस्कर के खिलाफ हारना वास्तव में सामान्य है। बाल्डी चिढ़कर कहता है कि साहसी लोग एक दूसरे से लड़ते हैं, और दलाल सहमत होता है। वह समझाता है कि जितना ऊंचा वे चढ़ते हैं, स्थान उतने ही मूल्यवान हो जाते हैं, जिसका मतलब है कि लड़ाई के होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। यहाँ तक कि साथी जो एक दूसरे का साथ देते हैं, लालच में आकर एक दूसरे की पीठ में छुरा घोंप देते हैं। बाल्डी को विश्वास नहीं हुआ कि उन्होंने एक दूसरे को मार डाला, लेकिन दलाल ने उसे बताया कि यह सच है कि काल कोठरी में कोई नियम नहीं होते, चाहे कुछ भी हो जाए। दलाल यह भी बताता है कि वे हमेशा ये कह सकते हैं कि एक राक्षस ने उस आदमी को मारा, और इसके लिए उन्हें कोई बहाना भी नहीं चाहिए। जितना ऊंचा साहसी का रैंक होता है, उतनी ही अधिक ट्रेनिंग की जरूरत होती है संभावित लड़ाइयों के लिए। यही कारण है कि पिलग्यू की क्लास इस आदमी को हराने के लिए पर्याप्त नहीं थी, और यह वैसे ही समाप्त हुआ जैसा हुआ। एक साथी पर हमला करना नाटकीय लग सकता है, लेकिन जिस तरह से गोरिल्ला आसानी से पकड़ा गया, ये दिखाता है कि ये एक डंगोनन के बाहर हल्की झड़प थी। ऐसी लड़ाई में शिकार के लिए बनाए गए कवच या हथियार जैसे पूरे गियर शामिल नहीं होते। हाँ, यह हमेशा निर्णायक नहीं होता, लेकिन अगर पिलग्यू ने गियर पहना होता तो वह कम से कम एक अच्छी लड़ाई कर सकता था। जब इसके बारे में पूछा गया तो जेवोन बताते हैं कि उपकरण एक साहसी की लड़ाई की शक्ति का आधा हिस्सा होता है। इस बीच यूजिन मॉल में जारयोंग पसीने में तरबतर है, क्योंकि डोग्यून ने उसके हमले से बचने की कोशिश भी नहीं की। उसकी किक सीधी लगी और यह उसे डरा रहा है। इतना ही नहीं, उसकी तलवार रक्षा के मामले में एक पूरी ऊपरी स्तर पर है, जबकि पागल आदमी जारयोंग को यहाँ ध्यान केंद्रित करने के लिए कहता है। एक झटके में वह जारयोंग का सिर काटने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन धातु की छड़ ऊपरी स्तर की तलवार को समय पर रोक देती है। फिर पेट में एक जोरदार किक के साथ वह जारयोंग को रॉकेट की तरह उड़ा देता है। जैसे ही जारयोंग अपनी स्थिति संभालने की कोशिश करता है, डोग्यून फिर से आकर उसे गंभीरता से लड़ने के लिए चिढ़ाता है। तभी जारयोंग को जल्दी से एहसास होता है कि यह काम नहीं करेगा। डोग्यून ने एक शेड जैकेट पहनी हुई है। यह एक A+ रैंक का कवच है जो उपयोगकर्ता के खून को शारीरिक क्षमताओं को बढ़ाने के लिए खींचता है और प्रभाव के खिलाफ उच्च स्तर की रक्षा बनाता है। यह आदमी डोग्यून एक बरसरकर शैली की लड़ाई करता है। हालांकि जारयोंग जानता है कि उसे कुछ मौके मिल सकते हैं। वह यह भी जानता है कि अगर वह गलत काउंटर के लिए जाता है तो उसके लिए सब खत्म हो जाएगा। जैसे ही वे आमने सामने होते हैं, डोग्यून एक चालाक चाल चलता है जो जारयोंग को चौंका देती है और उसके पेट में एक साफ वार करता है। फिर भी वह पागल उसे इतना समय तक टिके रहने के लिए थोड़ा श्रेय देता है, लेकिन
जारियोंग इसे अनदेखा कर देता है, अपनी पसंदीदा जैकेट उतारता है और आराम से पूछता है कि क्या आज कोई खास मौका है या कुछ। ये बात डोग्युन को उस किक से भी ज्यादा प्रभावित करती है, खासकर क्योंकि उसने सोचा था कि जारियोंग बस औसत मजबूत है। जारियोंग मानता है कि शुरुआत में वह डोग्युन के खतरनाक अंदाज से डर गया था, लेकिन अब जब उसने देखा कि उसके पास एक बिना गियर वाले हाई स्कूल के छात्र के खिलाफ क्या है तो यह थोड़ा निराशाजनक है। वह उसे यह भी कहता है कि उसकी स्तर के व्यक्ति को एक बच्चे से निपटने के लिए फैंसी उपकरण की जरूरत नहीं होनी चाहिए। ये तो चुभने वाली बात है। जारियोंग को यह भी याद है कि डोग्युन वही है जो उसे हराने और सिरोम को चुप कराने के लिए बेताब है, लेकिन जब तक वह यहाँ है ऐसा नहीं होने वाला। जितना अधिक वह समय बर्बाद करता है, यांग डोग्युन उतना ही अधिक बेचैन हो जाता है और जारियोंग जानता है कि उस दबाव का अपने फायदे के लिए कैसे उपयोग करना है। जैसे जैसे उनकी भयंकर लड़ाई खींचती जाती है, जारियोंग ध्यान से देखकर दूसरी तकनीक को समझने लगता है। पता चलता है कि उसकी अपनी ताकत इसे करने के लिए पर्याप्त नहीं है, लेकिन अगर वह अपने दुश्मन की ताकत का उपयोग उनके खिलाफ करता है तो वह एक बड़ा प्रहार कर सकता है, कुछ ऐसा जो वह अकेले नहीं कर सकता। यह एक जटिल चाल है जिसे उसने अभी तक पूरी तरह से नहीं सीखा है। इसे स्वेल कहा जाता है। सवेल का उपयोग करने के बाद जारियोंग खून खांसता है। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह इसे असली लड़ाई में इस्तेमाल करेगा और निश्चित रूप से यह उम्मीद नहीं की थी कि एक प्रो एडवेंचरर ऐसा होगा जो बार बार पागल की तरह हमला करेगा, लेकिन सवेल जोर से मारता है। ये डोग्युन का दुष्ट मुखौटा उड़ा देता है और उसे सीधे दीवार में पटक देता है। जारियोंग उस आदमी से कहता है कि उसके लिए सब खत्म हो गया है, लेकिन डोग्युन आसानी से हार मानने वाला नहीं है। ये अजीब आदमी अभी भी खड़ा है और कसम खाता है कि वह उसे किसी भी हालत में मार डालेगा। डिपार्टमेंट स्टोर की 5वीं मंजिल पर सेरोम की सांसें और तेज हो रही हैं। जैसे ही वह रुकती है, उसकी नजरें किसी चीज पर टिक जाती हैं और वह वही है जिसकी वह तलाश कर रही थी। वह उस पर अपना हाथ रखती है जिससे स्कैनर उसकी पहचान की पुष्टि करता है। इसे हाथ में लेकर उसे लगता है कि अब केवल वापस जाना बाकी है, लेकिन तभी कुछ अप्रत्याशित होता है जो उसे पूरी तरह से चौंका देता है। उसे जारियोंग के शब्द याद आते हैं जो उसे दौड़ने और बेवकूफ की तरह खड़े रहने से मना करते हैं कि अगर वह उसे उसकी पूरी भुगतान देना चाहती है तो उसे जीवित रहना होगा। उसे एक पल लगता है यह समझने में कि कुछ भी नहीं बदलेगा, सिर्फ इसलिए कि वह भी भाग जाती है। सिक्के को कसकर पकड़ते हुए वह डोग्युन के बारे में सोचती है और जानती है कि जायोंग उससे लड़ाई नहीं करता अगर उसके पास जिंदा बचने की कोई योजना नहीं होती। पुराने दिनों की बात है जब डोग्युन किसी लड़के को परेशान कर रहा था, उसे पीट रहा था, जबकि वह बेचारा लड़का उससे रुकने की भीख मांग रहा था और वादा कर रहा था कि वह फिर से ऐसा नहीं करेगा। बचपन से ही डोग्युन एक जीनियस था। सब कुछ उसके लिए आसान था। उसके पास प्रतिभा थी, उसे बड़ों से पहचान मिली और वह अपनी उम्र के किसी भी व्यक्ति पर हावी था। लेकिन एक चीज थी जो उसे नहीं मिल सकी और वही चीज उसे पागल कर देती थी, उसका वॉरियर हाई से अस्वीकृति पत्र। वह जानता था कि वॉरियर हाई पैसे और संबंधों के बारे में था और चाहे वह कितना भी प्रतिभाशाली हो, वह जबरदस्ती वहां नहीं जा सकता था। वे कच्ची क्षमता से ज्यादा पैसे की परवाह करते थे, लेकिन गंगयून हाई के स्वागत समारोह में चीजें अलग थीं। वह स्कूल पूरी तरह से कौशल और प्रतिभा पर आधारित था और ऐसा कोई मौका नहीं था कि डोग्युन वहां पीछे रह जाए। निश्चित रूप से उसने प्रवेश परीक्षा में शानदार प्रदर्शन किया, औसत छात्रों की भीड़ से ऊपर उठते हुए जो उसके साथ कदम मिलाने का सपना भी नहीं देख सकते थे। इसी तरह उसने अल्पसंख्यक में खड़े होकर प्रतिभाशाली का खिताब अर्जित किया। वहां हर कोई जानता था कि वह एक अलग स्तर पर था और उसे उन तथाकथित भविष्य के रैंकर्स के साथ समूहित होने में कोई समस्या नहीं थी, क्योंकि उनमें भी वह अलग दिखता था। स्नातक समारोह में प्रिंसिपल डोग्युन के पास गए और उन्हें वैलेडिक्टोरियन बनने पर बधाई दी, कहते हुए कि उन्हें पता था कि डोग्युन एक महान साहसी बनेंगे। उन्होंने उन्हें शुभकामनाएं दी और आशा की कि वह घमंडी नहीं बनेंगे बल्कि आगे बढ़ते रहेंगे। डोग्युन मुस्कुराए और उनका हाथ मिलाया, बाहर से पूरी तरह सम्मानजनक दिखते हुए, लेकिन अंदर से वह उन्हें एक असफल व्यक्ति के रूप में देखते थे जो जल्दी हार मान चुका था और अब बच्चों को पढ़ाता है क्योंकि यही वह कर सकता है। डोग्युन ने खुद से वादा किया कि वह इस जोकर को दिखाएगा कि यह वास्तव में कैसे किया जाता है और उन ऊंचाइयों तक पहुंचेगा जिनका एक साधारण व्यक्ति कभी सपना भी नहीं देख सकता। तेजी से वर्तमान में आते हैं और वही साधारण व्यक्ति अब एक बड़ा साहसी बन गया है। एक विशाल भयानक राक्षस के सामने कांप रहा है। वह डर से जड़ हो गया है, पूरी तरह से अपनी गहराई से बाहर है। जबकि डोग्युन अंदर आता है और उस प्राणी को ऐसे संभालता है जैसे यह कोई बड़ी बात नहीं हो। वह व्यक्ति लगभग कांप रहा है, उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ रही है, पूरी तरह से हैरान है कि डोग्युन ने कुछ ऐसा मिटा दिया जिसने अकेले ही उसकी पूरी पार्टी को खत्म कर दिया था। इस बीच डोग्युन सहजता से बताता है कि उसे खतरनाक स्थिति के बारे में कॉल मिला, लेकिन सच में यह बहुत आसान था। वह आदमी को वही परिचित घृणा भरी नजर से देखता है जो उसने हमेशा दूसरों के लिए रखी है, जैसे कुछ भी नहीं बदला। उस दिन उसे आखिरकार एहसास होता है कि उसके पुराने प्रिंसिपल की सलाह सिर्फ एक बेकार भाषण नहीं थी। उसके बारे में महान साहसी होने के शब्द वास्तव में प्रशंसा के लिए नहीं बल्कि सांत्वना के लिए कहे गए थे। उसे एहसास होता है कि वह कभी कोई चुना हुआ व्यक्ति नहीं था, बस औसत से थोड़ा बेहतर था जिसे आम लोग देख सकते थे, बस इतना ही। वर्तमान में वापस आकर डोग्युन जारियोंग के सामने सच बोलता है, उसे जैकेट के बारे में सच्चाई बताता है। ये पूरी तरह से एक जीवित पिशाच से बनी है जिसने पूरी सहमति दी थी कि उसके दिल से खून सीधे डोग्युन में बह सके। वह भी जारियोंग की हत्या की कीमत पर आता है, लेकिन बच्चा इसे नहीं मानता। कहता है कि पूरी बात बहुत जोखिम भरी लगती है। डोग्युन डरावना बन जाता है और पूरी गति से उस पर हमला करता है।
जैसे ही उसकी गति और अधिक गहरी और तीव्र हो जाती है, जारियोंग अचानक गति में वृद्धि को नोटिस करता है। वे एक क्रूर लड़ाई में भिड़ते हैं जो बच्चे को खून से लथपथ और जोर से सांस लेते हुए छोड़ देती है। डोग्यून देखता है कि जारियोंग ने किसी तरह उसके हमले को रोक दिया, इसलिए वह उसकी त्वरित प्रतिक्रिया और प्राकृतिक प्रतिभा की सराहना करता है। ये उसे पूछने के लिए प्रेरित करता है कि जारियोंग जैसा कोई व्यक्ति तस्कर कैसे बन गया। ईमानदारी से कहें तो जारियोंग के लिए इस घमंडी व्यक्ति से तारीफ स्वीकार करना अजीब है, लेकिन वह इसे नजरअंदाज कर देता है, यह कहते हुए कि अपने जीवन के चुनावों को समझाना उसका काम नहीं है। हालांकि वह अभी भी पूरी तरह सतर्क है। डोग्यून अचानक किसी कारण से उसका धन्यवाद करता है। फिर अचानक वह एक क्रूर हंसी में फूट पड़ता है, जारियोंग का मजाक उड़ाते हुए कि उसने उसे असली प्रतिभा वाले किसी को कुचलने का मौका दिया। एक झटके में जारियोंग दृश्य में कूदता है, पूरी तरह से इस बात से अवगत कि यह उसके स्वास्थ्य बिंदुओं पर कितना असर डाल रहा है। भले ही वे अभी भी आधे से अधिक भरे हुए लगते हैं, उसका शरीर ठीक महसूस करता है और बिना किसी समस्या के चलता है। इस बीच वह अजीब व्यक्ति लगभग भीख मांग रहा है कि जारियोंग के और चमकदार मूव्स देख सके, लेकिन बच्चे को इस पागल की चाहत की कोई परवाह नहीं है। उसे यकीन है कि डोग्यून इस पावर अप स्थिति को हमेशा के लिए बनाए नहीं रख सकता और यह उसे उम्मीद देता है यह केवल समय की बात है जब यह अजीब शो खत्म हो जाएगा। इसलिए जारियोंग एक योजना बनाने लगता है। अगर वह डोग्यून को और अधिक खून का उपयोग करने के लिए उकसा सके तो उसके शॉर्ट सर्किट होने की अच्छी संभावना है। उसे लगता है कि सुई तकनीक ही कुंजी हो सकती है, लेकिन डोग्यून का दावा है कि उसने पहले ही उस चाल की भविष्यवाणी कर ली है। पागल आदमी मुस्कुराता है और घोषणा करता है कि जारियोंग थोड़ा देर से आया है। तभी अचानक कहीं से एक आग का तीर हवा में उड़ता है और डोग्यून के चेहरे पर विस्फोट करता है। विस्फोट से जारियोंग चौंक जाता है और वह सेरोम, अमीर लड़के, को मैदान में आते देखकर हैरान रह जाता है, जबकि उसने उसे भागने के लिए कहा था। जारियोंग मुस्कुराने लगता है, जबकि डोग्यून पूरी तरह से घृणा से भर जाता है। सेरोम की इस छोटी सी चाल से जारियोंग के सीने में एक बड़ी आग जल उठती है, जो उसे अपनी पूरी ताकत से लड़ने के लिए प्रेरित करती है। जैसे ही धूल बैठती है, जारियोंग अंततः उस A-रेटेड एडवेंचरर को गिरा देता है, जो केवल घमंड और अहंकार की बातें कर रहा था। डोग्यून पूरी तरह से घायल और खून से लथपथ जमीन पर पड़ा है। सेरोम देखती है और सोचती है कि क्या वह बड़ा आदमी सच में मर गया है। जारियोंग उसे आश्वस्त करता है कि उसके जैसा कोई इतनी आसानी से नहीं मरता, इसलिए उसे बस शांत रहना चाहिए। वह यह भी बताता है कि डोग्यून उसके पीछे बदला लेने नहीं आएगा, क्योंकि इससे उसका करियर खराब हो सकता है। फिर जारियोंग अपनी छड़ी उठाता है और उसे सहजता से याद दिलाता है कि उसने उसकी जान बचाई है, इसलिए वह उस पर बहुत बड़ा एहसान है। सेरोम भौंहा उठाकर पूछती है कि क्या इसका मतलब है कि अब वह 2 बार भुगतान कर रही है, एक बार टाइटन ऐप को हराने के लिए और दूसरी बार जब उसने इस मुसीबत में उसके पीछे चलने का फैसला किया। जारियोंग मुस्कुराते हुए कहता है कि वह उदार होगा और इसे बराबर कहेगा, क्योंकि वह यहाँ तक आ गई जबकि उसे मना किया गया था। सेरोम उसे याद दिलाती है कि वह कम से कम धन्यवाद तो कह सकता है। उसके बाद वे दोनों आखिरकार शाही रत्न खोजने में सफल हो गए, जेली, जो एक मीठी सुगंध छोड़ती है। जैसे ही वे उस गंध का पीछा करते हैं, यह उन्हें एक सुनहरी धुंध में ले जाती है, जहां वे एक आदमी को घायल पाते हैं जो मरते समय भी उस वस्तु की रक्षा कर रहा है। जारियोंग को देर से आने का बुरा लगता है, जबकि सरम पूरी तरह से हैरान है। उसकी प्रतिक्रिया देखकर जारियोंग मजाक करता है कि यह उसकी गलती है, जो कुछ खास देखने के लिए उसका पीछा कर रही थी। अब वह उस वस्तु पर ध्यान केंद्रित करता है जिसे उसे लाना है। जैसे ही वह बॉक्स खोलता है, जारियोंग और सरम दोनों हैरान रह जाते हैं। उनके चेहरों की भाव भंगिमा सब कुछ कह देती है। उन्होंने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा। उनके सामने का दृश्य उनकी अब तक की सभी अनुभवों से परे है। शाही जेली की लालटेन पकड़ने के बाद उसकी खुशबू इतनी मीठी और मोहक है कि किसी के विचार कहीं खो जाते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि सभी राक्षस पागल हो रहे थे और इसी चीज की ओर आकर्षित महसूस कर रहे थे। उसके अलावा वो सोचता है कि क्या इस लालटेन में यह थैला भी शाही जेली को समेटे हुए है। इस बॉक्स को जब्त करने के बाद यह शांत तस्कर जल्दी से पैक करके निकलने का फैसला करता है, इससे पहले कि कुछ हो जाए। उसे यह आभास हो रहा है कि अगर वे इस महल में और रुकते हैं तो कुछ उन पर आ जाएगा। इसके लिए सरम आंख मूंद कर इस आदमी के पीछे डिपार्टमेंट स्टोर की पहली मंजिल तक जाता है। तभी सरम हैरान हो जाता है कि डोग्यून का शरीर नहीं है। तभी वे पागल आदमी की आवाज सुनते हैं जो दावा करता है कि वह बदला लेगा, क्योंकि उसने उनके बेवकूफ चेहरों को अपने दिमाग में गहराई से बंद कर लिया है। वह कसम खाता है कि वह उन्हें मारने और इस दिन पर पछताने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देगा। उसी खुशी के साथ डोग्यून यूजीन मॉल से बाहर कूदता है, जहां टाइटन ऐप घूम रहा था, और उस पर झपटता है ताकि इस बदमाश को एक ही बार में खा सके। इस दृश्य ने जारियोंग और सरम को सदमे में उनके जबड़े जमीन पर गिरा दिए। इसके अलावा यह चालाक व्यक्ति मानता है कि पीछे के दरवाजे से जाना बेहतर है। वहां से बाहर आने के बाद जारियोंग सूर्यास्त देखता है, जो इस स्थान को सबसे सुरक्षित बनाता है। जब पूछा गया तो सरम ने बताया कि उसके पास परीक्षा पास करने के लिए पर्याप्त समय है। इस पर वह उसका हाथ मिलाते हुए कहता है कि उनके साथ समय अच्छा बीता, क्योंकि वे दोनों पहले ही अपने लक्ष्यों को पूरा कर चुके हैं। सरम सहमत होती है और वे दोनों हाथ मिलाते हैं। साथ ही वह लड़की से कहता है कि पूरी गोपनीयता बनाए रखे और भुगतान सुनिश्चित करे। इसके अलावा वह उसे चेतावनी देता है कि अगर वह उसे फिर से नहीं देखना चाहती तो सावधानी बरते। लेकिन सरम सोचती है कि क्या उसे फिर से देखना संभव है। बाद में दलाल देखता है कि जारियोंग वापस आ रहा है और पूछता है कि क्या उसने अपनी यात्रा का आनंद लिया, लेकिन जारियोंग इसके बारे में बात करने के मूड में नहीं है। फिर वह दलाल को असली चीज दे देता है। जावोन महसूस कर सकता है कि अगर इसे जनता के सामने लाया गया होता तो यह कितनी सनक को आकर्षित करता, जबकि वह शाही जेली का लालटेन पकड़े हुए है। ये चीज कुछ इमारतें खरीदने के लिए पर्याप्त है। अब वह जारियोंग के
काम की तारीफ करता है और कल तक उसे उसका पैसा भेजने की इच्छा जताता है। अचानक ब्रोकर को कुछ अजीब लगता है और वह पूछता है कि क्या उसे उस साहसी व्यक्ति के बारे में बुरा लग रहा है जो इस चीज की रक्षा करते हुए मारा गया। जारियोंग कहता है कि वह व्यक्ति उनकी लड़ाई के दौरान नहीं मरा, इसलिए उसे इसके बारे में दोषी महसूस करने की कोई वजह नहीं है। फिर जवान उसे दबाव डालता है, पूछता है कि क्या कुछ असामान्य हुआ या कुछ और चल रहा था, लेकिन जारियोंग बस चाहता है कि दलाल इस विषय को छोड़ दे और इसे भूल जाए। वह यह भी पूछता है कि क्या वह बाकी सामान ले सकता है क्योंकि यह रॉयल जेली जैसा नहीं लगता। जैसा कि तय हुआ था, ग्राहक द्वारा अनुरोधित विशेष वस्तु को छोड़कर बाकी सब कुछ तस्कर के लिए है। दलाल सोचता है कि वह बच्चा कौन है जो उस चीज को खाने वाला है। जब पूछा गया तो जवान बताता है कि यह सोने का लालटेन वास्तव में किसी को मृत से वापस ला सकता है, लेकिन इसमें और भी कुछ है। अगर इसे खा लिया जाए तो यह व्यक्ति की प्रतिभा की सीमा को बढ़ा सकता है। समस्या यह है कि यह केवल उन लोगों पर काम करता है जो अभी वयस्क नहीं हुए हैं, क्योंकि यह उन लोगों के लिए नहीं है जिनकी संभावनाएं पहले ही समाप्त हो चुकी हैं। जारियोंग को लगता है कि यह शायद वॉरियर हाई स्कूल के किसी के लिए है। इसके साथ ही वह जाने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन दलाल उसे उसके पिता को नमस्ते कहने के लिए कहता है। जारियोंग बताता है कि उसके पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए अगर मौका मिला तो वह नमस्ते कहेगा। उसे याद है जब उसने सरम से पूछा था कि क्या उसे उस पर क्रश हो गया है या कुछ और। जब उसने कहा कि वह फिर से मिलना चाहती है, तब उसने उसे बताया था कि सर्दियों में प्रवेश परीक्षा आ रही है और कहा कि उसके पास अच्छा मौका है, भले ही वे कुछ ही लोगों को स्वीकार करते हैं। सरम चाहती है कि यह शांत लड़का वॉरियर हाई में शामिल हो, और अब यह विचार उसके दिमाग में बिना किराया दिए रह रहा है। नियमों के अनुसार कोई भी साहसी व्यक्ति अकेले किसी काल कोठरी में प्रवेश नहीं कर सकता, चाहे वे कितने भी कुशल क्यों न हो। अंदर बहुत सारी अप्रत्याशित स्थितियां होती हैं जिन्हें कोई अकेले नहीं संभाल सकता। अकेले अज्ञात से लड़ना लगभग असंभव है। यही कारण है कि दलों की आवश्यकता होती है। एक दल विभिन्न क्षमताओं वाले साहसी व्यक्तियों से बना होता है जो मिलकर आने वाली किसी भी स्थिति को संभालते हैं। वे एक दूसरे की गलतियों को छुपाते हैं और एक दूसरे की कमजोरियों को संतुलित करते हैं, और इसी तरह से काल कोठरियों को साफ किया जाता है और राक्षसों को हराया जाता है। इसके अलावा सराम का कहना है कि वॉरियर हाई में हर ग्रेड में कई राजनीतिक गुट हैं। जारियोंग को गुटों का मतलब समझ नहीं आता और वह बस अनुमान लगाता है कि शायद यह लड़ाई के लिए है या कुछ और। सराम इसे बचकाना अनुमान कहता है और समझाता है कि उनके ग्रेड में 2 मुख्य गुट हैं, जिनमें से प्रत्येक का नेतृत्व शीर्ष 3 छात्रों में से एक करता है। तभी जारियोंग, जो कि एक चालाक व्यक्ति है, पूछता है कि क्या लोग केवल एक ही गुट के भीतर पार्टियां बनाते हैं। वह यह भी समझ जाता है कि सरम अभी तक किसी गुट का हिस्सा नहीं है। वह पुष्टि करती है कि शिक्षक हस्तक्षेप नहीं करते क्योंकि यह छात्रों पर निर्भर है कि वे खुद किसी में शामिल हों। जारियोंग के हाव भाव से सरम समझ सकती है कि उसने पहले ही यह अंदाजा लगा लिया है कि उसकी कौशल की कमी शायद मुख्य कारण है कि उसे किसी गुट में स्वीकार नहीं किया गया है। यह बिना कौशल वाली लड़की अच्छी तरह जानती है कि उसके लिए शीर्ष छात्र बनने का कोई मौका नहीं है, लेकिन इससे उसे पार्टी में शामिल होने से नहीं रोकता क्योंकि अन्य बच्चे बिना गुट के अपनी पार्टी बना रहे हैं। इसके अलावा गुट के नेताओं में से एक सरम से पूरी तरह नफरत करता है और उसे अलग थलग करने और उसे छोड़ने के लिए पर्दे के पीछे काम कर रहा है। जारियोंग मजाक में पूछता है कि क्या सरम ने उसका बॉयफ्रेंड चुरा लिया या कुछ ऐसा जिससे इस तरह का गुस्सा आया। अभी वह अकेले ही काम कर रही है, लेकिन उसे पता है कि भविष्य में यह जारी रखने के लिए पर्याप्त नहीं होगा, और यही कारण है कि वह चाहती है कि चायों के साथ टीम बनाने के लिए उसकी कौशल के साथ उसे पता है कि उसके पास वास्तव में जीवित रहने का मौका है। सभी ये विचार उसके दिमाग में घूमते रहते हैं जब वह बिस्तर पर लेटा होता है, खुद को पट्टियों में लपेटते हुए। वह सोचने से खुद को रोक नहीं पाता कि सेरोम एक मजेदार लड़की है। इस बीच सेरोम कहीं और भटक रही होती है और अंततः गंगनम के 12वें स्थान डंगन बाधा पर पहुंचती है। अब भी वह जारियोंग तस्कर से मिलने के आश्चर्य को नहीं हटा पाती। वह फिर से सोचने लगती है कि शायद वह बड़ा आदमी उससे फिर संपर्क नहीं करेगा। उसी समय कांग जंगूक, एक कक्षा शिक्षक और वॉरियर हाई में निकट युद्ध प्रशिक्षक, पेड़ की छाया में खड़े होकर उसका इंतजार कर रहे हैं। सेरोम जानती है कि परीक्षा अभी भी चल रही है, इसलिए वह थोड़ी उलझन में है। जंगूक बताते हैं कि कुछ तरह की प्रणाली समस्या हुई है और कई राक्षस उन जगहों पर दिखाई दिए हैं जहां उन्हें नहीं होना चाहिए था। शुक्र है अब तक कोई मौत की सूचना नहीं है। वह यह भी बताता है कि कुछ छात्रों को अपनी परीक्षा रोकनी पड़ी और बचाव के लिए अनुरोध करना पड़ा क्योंकि स्थिति बहुत खराब हो गई थी। इसके अलावा जंगूक को पता चला कि वे राक्षस उसी क्षेत्र में दिखाई दिए जहां से सेरोम ने सिक्का उठाया था। जब वह इसके बारे में पूछता है तो वह कहती है कि उसने कुछ भी असामान्य नहीं देखा और शांत रहने की कोशिश करती है। जंगूक को लगता है कि वह मान गया है, लेकिन सेरोम का शरीर झटके से हिल जाता है क्योंकि वह अचानक महसूस करती है कि उसके पीछे कुछ भयानक आ रहा है। वह पूरी तरह से चौंक गई है जब उसने एक और टाइटन ऐप को देखा जो पिछले वाले से भी बड़ा है, जो काल कोठरी के अंदर गहराई में छिपा हुआ है। जंगूक को यह अजीब लगता है कि ऐसा राक्षस यहाँ क्यों आया है जब यह उसका क्षेत्र भी नहीं है। सेरोम सोचती है कि क्या पहले की मीठी गंध ने इसे आकर्षित किया। जंगूक फिर से अपने आदेश दोहराता है, उसे पीछे रहने और उसका समर्थन करने के लिए कहता है। जैसे ही टाइटन ऐप आगे बढ़ता है, यह स्पष्ट है कि प्राणी गंभीर है। जंगूक गंभीर मोड़ में आ जाता है। आखिरकार डंगोन क्षेत्रों में शिक्षक सभी पूर्व साहसी हैं और उनमें से कई खुद वॉरियर हाई से स्नातक हैं। बाहरी लोग आमतौर पर मानते हैं कि वे सिर्फ शिक्षक हैं जिन्हें चोटों के कारण छोड़ना पड़ा, लेकिन जंगूक इसके विपरीत साबित करता है। वह इतनी जोरदार घूंसा मारता है जैसे अत्याचार के एक योद्धा को कार्रवाई में देख रहे हों। एक ही वार में वह टाइटन ऐप का सिर साफ उड़ा देता है। उनके शुरुआती 20वें दशक में उनके जैसे लोग पहले ही रैंकर का खिताब पा चुके थे। जैसे ही उसकी बांह आराम से फिर से उगती है, जंगूक से रोम से कहता है कि वह काफी भाग्यशाली है कि उसे खुद ऐसा कुछ नहीं मिला। फिर भी यह मजबूत योद्धा खुश है कि सिरोम एक टुकड़ा
टुकड़े में वापस आ गई और अब वापस जाने का समय है। सेरोम सोचती है कि लोग चीजों को नजरअंदाज करने की प्रवृत्ति रखते हैं, लेकिन जंगूक जो खुद एक योद्धा है उसे सिखा रहा है। युवा योद्धाओं के पास भी शिक्षक बनने का विकल्प होता है। योद्धा हाई के प्रैक्टिकल बेस कैंप में स्टाफ के एक सदस्य को पता है कि जो लोग बचाव के लिए अनुरोध करते हैं उन्हें फिर से परीक्षा दी जाएगी। हालांकि वे इस मौके को पाने के लिए भाग्यशाली हैं। वह यह भी बताते हैं कि उनमें से एक अभी आ रहा है। जैसे ही जंगूक सेरोम को बेस पर वापस लाता है, जंगूक रोल कॉल करने और सभी के नंबरों की पुष्टि करने की योजना बनाता है, इससे पहले कि सेरोम को कपड़े बदलने के लिए जाने दे। जैसे ही वह आखिरकार आराम कर रही है, एक आवाज पुकारती है, कहती है कि उसका समय सही है और उन्हें पता था कि वह ठीक होगी। यह ऐशा है, सुनहरे बालों वाली, जो मानती है कि वह सेरोम के बारे में वास्तव में चिंतित थी। सेरोम को यह थोड़ा मजाकिया लगता है। इस गुट की नेता, जो उसकी बड़ी बहन भी है, इस विचार से आहत लगती है कि सेरोम उसे ठंडे दिल वाली समझती है क्योंकि उसने इसे नहीं दिखाया। 6 साल पहले जी के स्केरसिरम, जो सेरोम के चाचा हैं, ने व्यक्तिगत रूप से उसे पढ़ाया और उसे अपनी उत्पादन क्षमता बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहा। वह वास्तव में मानता था कि यह लड़की अपनी सीमाओं को और भी आगे बढ़ा सकती है। जब वह अपने हाथ में जादू इकट्ठा करने की कोशिश कर रही थी, उसने उसे सिर्फ 11 साल की उम्र में अपनी एकाग्रता विकसित करने का निर्देश दिया। सेरोम पसीने से तरबतर थी, ध्यान केंद्रित करने के लिए बहुत संघर्ष कर रही थी। तभी चीक ने उसकी ट्रेनिंग रोक दी और बताया कि उसने पिछली बार से सुधार किया है, लेकिन बहुत थोड़ा। जबकि सेरोम पूरी तरह से थक चुकी थी, सिर्फ अपने हाथ में एक छोटा जादू का गोला बनाने से। दूसरी तरफ चीजें बहुत अलग थीं। उसी उम्र में आयशा का जादू का प्रदर्शन बिल्कुल अद्भुत था और उसके शिक्षक उसके शानदार प्रतिभा से अधिक प्रभावित नहीं हो सकते थे। आयशा एस केरसिरम, जो 11 साल की थी, शानदार काम कर रही थी। जीक ने उसे देखा और नोट किया कि यह सिर्फ उसकी शक्ल नहीं थी, जो मिश्रित रक्त की नहीं लगती थी। जादू पर उसकी महारत लगभग परिपूर्ण थी, यहाँ तक कि अधिकांश शुद्ध रक्तों से भी बेहतर। फिर भी जीक ने सेरोम को एक सलाह दी, अगर वह इस रास्ते पर चलती रही तो उसकी तुलना हमेशा आयशा से की जाएगी। लेकिन फिर अचानक जीक को समझ में आता है कि तुलना की चिंता करने के बजाय सेरोम को वास्तव में अधिक सावधान रहना चाहिए। तभी आयशा की दानवी आंखें उसे देख लेती हैं और जीक को यकीन हो जाता है कि सेरोम की एक गलत चाल सब कुछ बर्बाद कर सकती है। वर्तमान में आयशा अपनी नकली चिंता दिखाती है, जैसे कि यह बहुत अफसोस की बात है कि किसी ने सेरोम को पार्टी बनाने के लिए नहीं चुना। लेकिन इससे पहले कि आयशा और बकवास करे, सेरोम उसे रोक देती है और कहती है कि अगर वह इतनी चिंतित है तो उसे उसके साथ पार्टी बनानी चाहिए। ये बात गहरी चोट करती है और आयशा विनम्रता से मना कर देती है। भले ही दोनों ही रेंज्ड डैमेज डीलर्स हैं, वह बताती है कि एक ही भूमिका वाले दो लोगों का होना बेकार है, खासकर जब सेरोम उसी स्तर पर नहीं है। फिर वह हंस पड़ती है, यह स्वीकार करते हुए कि दूसरों के लिए इसे संभालना पहले से ही एक परेशानी है। फिर भी वह सेरोम को आश्वस्त करती है कि निश्चित रूप से एक पुनः परीक्षा होगी और अब फिर से प्रयास कर सके। सेरोम करीब आकर इस मिस ब्लॉन्डी से कहती है कि उसे रीटेस्ट की कोई परवाह नहीं है क्योंकि वह पहले ही पास हो चुकी है। यह सुनकर आयशा पूरी तरह से चौंक जाती है, ये महसूस करते हुए कि सेरोम ने अपनी हद तक खुद को धकेल दिया है। ब्लॉन्डी फिर कहती है कि सेरोम को इतनी मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है जब वह वैसे भी कंपनी की वारिस है। यह बहुत गहरा चुभता है, जबकि आयशा, जो एक छुपा हुआ जानवर है, स्पष्ट रूप से चाहती है कि सेरोम पूरी तरह से संघर्ष करना छोड़ दे। इसके बाद जारयोंग सदमे में दरवाजा खोलता है, सांस लेने के लिए हांफते हुए। जब वह अपने पिता के बिस्तर के पास खड़े डॉक्टर को देखता है तो वह तुरंत पूछता है कि क्या कुछ गड़बड़ है। उसके पिता वेंटिलेटर पर हैं और जारयोंग चिंतित है कि यह फिर से न हो जाए। दो चिकित्सा पेशेवर असहज नजरों का आदान प्रदान करते हैं और फिर आखिरकार चुप्पी तोड़ते हैं। वे बताते हैं कि मरीज को एक अत्यंत दुर्लभ स्थिति है, संभवतः दुनिया में झांत एकमात्र मामला, जिसमें किसी के ड्रैगन के खून से संक्रमित होने और इतने लंबे समय तक जीवित रहने के कोई दर्ज मामले नहीं है। वे सच में नहीं जानते कि क्या कहें। वर्तमान चिकित्सा तकनीक की स्थिति को देखते हुए जारयोंग पहले से ही जानता है कि पूरी तरह से ठीक होना असंभव लगता है। सबसे अच्छा वह सोचता है कि वे केवल उसके पिता के दर्द को मजबूत दवाओं से दबा सकते हैं। तभी डॉक्टर एक नई समस्या का जिक्र करते हैं। कहते हैं कि असली समस्या अब दर्द निवारक के लिए आवश्यक सामग्री के साथ है। वह अंततः स्वीकार करते हैं कि इस चरण में एकमात्र संभव उपाय एक अत्यंत खतरनाक राक्षस, स्काई टाइगर, जो एक 5 सितारा श्रेणी का जानवर है, का दूध है। जारयोंग स्पष्ट करते हैं कि उनके पास इसके लिए पर्याप्त पैसा है, भले ही यह एक दुर्लभ स्थिति हो। वह स्पष्ट करते हैं कि पैसा समस्या नहीं है। फिर बातचीत एक अफवाह की ओर मुड़ती है जो साहसी लोगों के बीच चल रही है, एक औषधि के बारे में जो ताकत और प्रतिरोध को लंबे समय तक बढ़ाती है, भले ही केवल थोड़ी सी खुराक से। इसके लिए मुख्य सामग्री भी स्काई टाइगर का दूध है, जिसे आप पर्याप्त पैसे होने पर खरीद सकते हैं। यह एक समय में दुर्लभ होने के बावजूद बेकार माना जाता था, लेकिन अब चीजें पूरी तरह से बदल गई हैं। डॉक्टर बताते हैं कि कंपनियों और साहसी लोगों ने सारा स्टॉक खरीदना शुरू कर दिया है। जारयोंग चिल्लाने लगता है, उन बेवकूफों पर गुस्सा जो सोचते हैं कि वह ऐसा व्यक्ति है जो केवल स्वार्थी कारणों से अपने मरते हुए पिता को बचाना चाहता है। डॉक्टर उसे बताते हैं कि यह असली समस्या नहीं है, लेकिन लक्षणों को नियंत्रण में रखने के लिए आवश्यक मात्रा लगभग उतनी ही है जितनी उन औषधियों को बनाने के लिए उपयोग की जाती है। अगर अधिक मरीज होते तो सरकार हस्तक्षेप कर सकती थी, लेकिन चूंकि वह पूरी दुनिया में अकेला मामला है, इसलिए उनके शामिल होने की कोई संभावना नहीं है।
फिर भी डॉक्टर उसे आश्वासन देते हैं कि वे उसके पिता के लिए अपनी पूरी कोशिश करेंगे। फिर भी बिना सामग्री के वे इसके अलावा ज्यादा कुछ नहीं कर सकते कि इस पर पैसे फेंकें। इसके बाद जारियोंग कुछ हवा लेने के लिए बाहर निकलता है। पार्क में एक बेंच पर बैठते हुए गहरी सांस लेता है। खुद को अभिभूत महसूस करते हुए वह अमीर बिगडैल सेरोम को फोन करता है, जो जिम में व्यायाम कर रहा है। उसके फोन की एक घंटी उसकी सांसें रोक देती है। लाइन पर वह जारियोंग की आवाज सुनती है, जो पूछ रहा है कि क्या बहुत देर हो गई है। ये जिम राइड को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता और जारियोंग मानता है कि उसके पास उसका प्रस्ताव स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। तभी वह अपनी मांग रखता है और सेरोम सोचती है कि वह इसके साथ काम कर सकती है। कहती है कि वह इसे देखेगी। जारियोंग हैरान है कि यह लड़की वास्तव में ऐसा कुछ कर सकती है। पता चला कि उसकी कंपनी की विकास टीम वही औषधि बनाने की जिम्मेदारी में है जिसकी उसे जरूरत है, और वह जितनी मात्रा मांग रहा है वह भी ज्यादा नहीं है। वह इस बात से चकित है कि दुनिया कितनी अजीब तरह से काम करती है, लेकिन वह उसके साथ सौदा कर लेता है। उसके बाद सेरोम जांचती है कि क्या जारियोंग इस रविवार को प्रवेश परीक्षा की तैयारी के लिए फ्री है। यह लड़की पहले से ही एक अलग मूड में है, उत्साहित है और बड़े दिन पर इसे ध्वस्त करने की योजना बना रही है। वह कहती है कि समय से पहले तैयार रहना हमेशा बेहतर होता है। जिन्सु ग्रुप के विशेष रक्षा उद्योग के अनुसंधान संस्थान में जारियोंग थोड़ी जल्दी पहुंच जाता है। सेरोम हमेशा की तरह कूल एक स्टाइलिश अंदाज में अंदर आती है और आराम से पूछती है कि वह कैसा महसूस कर रहा है। जब वह जगह के बारे में पूछता है तो सेरोम बताती है कि यहीं पर उसकी औषधि बनाई जा रही है। दुनिया बदलने के बाद मानवता को असीमित शक्ति तक पहुंच मिली। चिपकने की घटना से पहले सामान्य मनुष्यों की क्षमता रैंक डी तक सीमित थी। जादू को छोड़कर और केवल प्रतिभाशाली लोग ही रैंक सी तक पहुंचते थे। रैंक बी या उससे ऊपर की कोई भी चीज अतिमानवीय क्षेत्र मानी जाती थी। उस समय डंगोनन के लिए योग्य होने के लिए एक व्यक्ति को सभी 5 आंकड़ों में कम से कम रैंक सी की आवश्यकता होती थी। जादू को छोड़कर, जो न्यूनतम था। योद्धा उच्च सामग्री माने जाने के लिए किसी को 5 में से कम 3 श्रेणियों में रैंक बी की आवश्यकता होती थी। कहीं बीच में सिरोम की सटीक शक्ति स्तर अभी भी एक रहस्य है। जारियोंग अनायास पूछता है कि क्या यही वह मतलब था जब उसने शारीरिक परीक्षण की बात की थी। सिरोम कहती है कि यह कुछ ऐसा ही है, लेकिन किशोरावस्था के बाद यह बहुत अधिक जटिल हो जाता है। उसके बाद वह उसे तैयार करती है और वह अंततः समझ जाता है कि सेरोम ने अंदर आने से पहले वह छोटा सा एहसास जांच क्यों किया था। फिर गियर क्रोम प्रो जारियोंग के चेहरे के सामने खड़ा हो जाता है, अब पूरी तरह से गंभीर होने के लिए तैयार। इसका एक हिस्सा इसलिए है क्योंकि चीजें वास्तविक हो रही हैं, लेकिन ज्यादातर इसलिए क्योंकि वह वास्तव में यह जानने के लिए उत्सुक है कि वह किस तरह की क्षमता के साथ काम कर रहा है। जारियोंग पूरी तरह से तैयार है और चीजों को गंभीरता से लेने के लिए तैयार है। यह जानने के लिए दृढ़ है कि उसकी असली क्षमता क्या है, जबकि गियर क्रोम प्रो उसे एक अजीब नजर देता है। इस बीच जिम राइट सेरोम अंदर है उस पर्यवेक्षक के साथ जो जारियोंग की क्षमताओं की निगरानी करने वाला है। यहाँ तक कि पर्यवेक्षक भी देखता है कि यह लड़का कितना साहसी है, खासकर जब अधिकांश लोग घबरा जाते हैं और गोलेम का सामना करने से पहले लगभग डर जाते हैं। जैसे ही जंग योमिन शांति से अपनी चाय पीती है, वह जारियोंग की स्थिर आवाज सुनती है और उसके शब्दों में योद्धा हाई में स्थानांतरित होने की तैयारी के बारे में दृढ़ संकल्प सुनती है। योमिन, जो एक गोलेम विशेषज्ञ और पूर्व साहसी हैं, जो अब अनुसंधान इकाई के साथ काम कर रहे हैं, बस सिर हिलाते हैं, कुछ प्रभावित होते हुए। सिरोम एक नर्वस हंसी के साथ सहमत होने से खुद को रोक नहीं पाती। फिर योमिन तय करते हैं कि अब चीजों को शुरू करने का समय है और आराम से बटन दबाते हैं, जिससे गोलेम पूरी तरह से बेकाबू हो जाता है। प्रतिभा परीक्षण आमतौर पर 6ठी या 7वीं कक्षा के आसपास होता है, जहां परीक्षार्थी विशेष गियर पहनता है ताकि विस्तृत माप लिए जा सकें। वहां से उन्हें विभिन्न क्षेत्रों में अपने शरीर को अपनी सीमाओं से परे धकेलना होता है, जिससे सटीक माप प्राप्त करना कठिन हो जाता है। ये विशेष रूप से मुश्किल होता है जब किसी के पास असाधारण प्रतिभा होती है या वह लंबे समय से प्रशिक्षण ले रहा होता है, क्योंकि वे आसानी से अपनी सीमा तक नहीं पहुंचते। उस आदमी की काया लगभग पेशेवर है और योमिन को यकीन है कि उसे किनारे तक धकेलना आसान नहीं होगा, जबकि सेरोम मानती है कि अब तक वह थक चुका होगा। योमिन पसीने से तर है। वह पुष्टि करती है कि जारियोंग एक सामान्य हाई स्कूल गया क्योंकि वह किसी विशेष एडवेंचर स्कूल में प्रवेश पाने में असफल रहा। उसके प्रदर्शन को देखने के बाद यह विद्वान वैज्ञानिक यह जानने के लिए लगभग मर रहा है कि किस तरह के स्कूल ने उसे जैसे किसी को अस्वीकार करने में इतनी बड़ी गलती की। जाहिर है इस बॉल बस्टर ने पूरी तरह से गोलेम को नष्ट कर दिया। भले ही कठिनाई स्तर कम था, योमिन ने अभी अभी उस गोलेम मॉडल का विनाश देखा जिसे वे आमतौर पर पेशेवरों को प्रशिक्षित करने के लिए उपयोग करते हैं। इसके अलावा वह देखती है कि उसने गोलेम के पैटर्न को कैसे पढ़ा, कुछ बार बचा और पलटवार करने के लिए सही मौका पाया। ये कहने के लिए काफी है कि यह बच्चा पागल है, औसत प्रो से कहीं बेहतर, सिर्फ अपनी इंद्रियों के बल पर। असली समस्या यह है कि मापना वास्तव में कठिन हो रहा है क्योंकि उसने अभी तक अपनी सीमाओं को नहीं छुआ है। यहाँ तक कि अगर वे कठिनाई बढ़ाते हैं तो योमिन सोचती है कि इसे 1 या 2 स्तर बढ़ाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब जोखिम भरी चीजों का समय है। वह वास्तव में गोलेम को सुरक्षित मोड में रखने के बजाय 100% पावर आउटपुट पर सेट करने पर विचार कर रही है। वह बस उम्मीद करती है कि सेरोम को एहसास हो कि बिना लाइसेंस वाले एडवेंचरर का इस तरह परीक्षण करना एक गंभीर अपराध है। फिर भी यह एक बड़ी सिरदर्द है क्योंकि उसकी सीमा का पता लगाने का कोई और तरीका नहीं है। जब पूछा गया तो योमिन मानती है कि केवल एक ही विकल्प बचा है, लेकिन जैसे ही वह कुछ अलग करने वाली होती है, लैब के दरवाजे खुल जाते हैं और निदेशक अंदर आते हैं, जिससे वह डर जाती है। जीक अनुसंधान निदेशक उसे कड़ी फटकार लगाते हैं और याद दिलाते हैं कि उसे बिना अनुमति के प्रयोग करने के लिए भुगतान नहीं किया जाता। वह उसे बहुत डांटते हैं और पूछते हैं कि क्या वह वाकई इसके लिए जेल जाने का जोखिम उठाने को तैयार है। तभी वह बिना कौशल वाली लड़की आगे आती है। सेरोम आगे बढ़ती है और दोष अपने ऊपर लेने की कोशिश करती है, उन्हें अंकल कहकर बुलाती है, लेकिन जीक उसे तुरंत रोक देते हैं। कहते हैं कि यह उसकी जिम्मेदारी नहीं है क्योंकि यह उसके पिता की जिम्मेदारी है। ह्यूमन पहली बार देखती है कि जीक के सेरोम के प्रति ठंडे होने की सभी अफवाहें जब से वह बच्ची थी सच हैं। फिर भी वह जानती है कि साहसी लोग हर समय सप्ताहांत
में इस सुविधा का उपयोग करते हैं, इसलिए तकनीकी रूप से यहाँ कुछ भी गलत नहीं है। अब जीक का ध्यान जारियोंग की ओर जाता है, जो पूरी तरह से तैयार है, और योमिन जल्दी से समझाती है कि वह सेरोम का दोस्त है, जिसने सभी विशेष स्कूल प्रवेश परीक्षाएं असफल कर दी, लेकिन फिर भी एक एडवेंचरर बनना चाहता है। वह यह भी जोड़ती है कि लड़के का माप डेटा खो गया। सेरोम बस अपने दोस्त की ट्रांसफर के दौरान मदद करने की कोशिश कर रही है, लेकिन जब लड़कियां बात कर रही हैं, जिक की नजरें टूटे हुए गोलेम पर टिकी हैं। अचानक वह परीक्षण के लिए सहमत हो जाता है, जिससे कमरे में सभी चौंक जाते हैं। वह कहता है कि अगर सेफ मोड जारियोंग को उसकी सीमाओं तक नहीं पहुंचा सकता, तो वह खुद उससे लड़ने वाला है। इससे पूरी टीम में अफरा तफरी मच जाती है। दूसरी ओर जारियोंग को नहीं पता कि क्या हो रहा है। पता चलता है कि दुर्लभ मामलों में जब किसी व्यक्ति की सीमाएं सामान्य तरीकों से नहीं पाई जा सकती, तो उन्हें किसी उच्च स्तर के व्यक्ति से लड़ना पड़ता है। यही एकमात्र तरीका है उनकी क्षमता को सही ढंग से मापने का। बिना किसी चेतावनी के जीक नीचे गिर जाता है, कहते हुए कि परिचय के लिए समय नहीं है। जारियोंग चौंक जाता है, लेकिन फिर भी स्थिति में आ जाता है। उसे पूरी तरह से समझ नहीं आता कि वह किस मुसीबत में फंस गया है, लेकिन उसकी प्रवृत्तियां उसके विचारों से भी तेजी से सक्रिय हो जाती हैं। शेख स्पष्ट कर देता है कि इस बार कोई गोलेम नहीं, इसके बजाय वे लड़ने वाले हैं। इसके साथ ही सुरक्षा शब्द बाहर है और जेक इस बच्चे को लड़ाई के लिए बुलाता है। जेकस कर्सरम अनुसंधान संस्थान के निदेशक और सेरोम के चाचा सिर्फ कोई ऑफिस वाले नहीं हैं, वह कोरिया के 7वें स्थान के रैंकर हैं, जो एलीट फाइट क्लास एडवेंचरर्स का हिस्सा हैं। यही बात जारियोंग के लिए एक बड़ी उलझन बन जाती है, जिसमें वह सिर के बल कूदने वाला है। साहसिकों में शीर्ष 100 को रैंकर्स कहा जाता है और उन्हें रंग के स्तरों में विभाजित किया जाता है। लाल रंग 76 से 100 रैंक के लिए है, नीला 51 से 75 को कवर करता है, हरा 31 से 50 तक जाता है, काला 11 से 30 के लिए है और सबसे ऊंचा सफेद शीर्ष 10 के लिए है। जेरोंग जी का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार है और ये गंभीर मुसीबत लग रही है। एक झटके में यह असीमित एडवेंचरर बिजली की तरह हवा में उड़ता है, एक ठोस प्रहार करने के इरादे से, लेकिन किस्मत उसके साथ नहीं है। वह एक भी मौका नहीं देख पाता, इसलिए उसे खुद ही एक बनाना पड़ता है। उसकी योजना सरल है, जीक के पहले जवाबी हमले को चकमा देने के तुरंत बाद एक भारी प्रहार करना। विचार यह है कि अगर वह सही से चकमा देता है तो वह एक खुला स्थान बना लेगा और असली प्रहार कर सकेगा, लेकिन जीक जैसे व्यक्ति के खिलाफ ऐसा कदम नहीं चलता। सिर्फ एक हाथ से जीक हमले को रोकता है और जारियोंग की छड़ी को ऐसे पकड़ लेता है जैसे वह खिलौना हो। वह हंसते हुए कहता है कि जारियोंग उससे भी ज्यादा लापरवाह है जितना उसने सोचा था। फिर बिना किसी चेतावनी के वह जारियोंग के पेट में एक जोरदार किक मारता है, जिससे वह टूटे हुए रॉकेट की तरह उड़ जाता है। जारियोंग हिल जाता है, ये समझ नहीं पाता कि उसकी योजना इतनी गलत क्यों हो गई। इस बीच जीक उसका मजाक उड़ाता है कि यह सोचने के लिए कि ऐसी साधारण रणनीति कभी काम करेगी। अब वह लड़का अपनी क्षमता से बाहर है। जीक उसकी लापरवाही की गलती पर भी ताना मारता है, बिना होश खोए ही अपना हथियार गिरा देता है। तभी जारियोंग फिर से अपनी धातु की छड़ी उठा लेता है, दूसरे राउंड के लिए तैयार। लेकिन जीक का धैर्य अब खत्म हो चुका है। उसने बच्चे को पहले ही 2 बार गलती करने दी और अब वह पीछे हटने वाला नहीं है। तभी ये मास्टरमाइंड गंभीर व्यापार का मतलब रखता है। वह जारियोंग को चेतावनी देता है कि एक और मूर्खतापूर्ण गलती और वह अपने साहसी बनने के सपने को अलविदा कह सकता है। अचानक जीक की आभा गहरी और भारी हो जाती है, जबकि जारियोंग अपनी स्थिति में आ जाता है। भले ही यह चालाक खिलाड़ी जानता है कि जीक उसके प्रति कुछ बुरा भाव रखता है, वह अपनी एकाग्रता को नहीं डगमगाने देता और इसी तरह जारियोंग तेज गति से जीक की तरफ बढ़ता है, जैसे वह पहले की तरह ही चाल दोहरा रहा हो। लेकिन फिर अचानक जारियोंग एक ऐसा कदम उठाता है जो जीक की नसों को पूरी तरह से चौंका देता है, उसे अप्रत्याशित रूप से चकित कर देता है। अचानक जारियोंग एक साथ 2 हमले करता है, जीक को चौंकाने की कोशिश में। एक पल के लिए ये लगभग काम कर जाता है। सनकिस्ट स्ट्राइकर भौहें उठाता है नई रेंज वाली चाल को देखकर और मानता है कि यह एक अच्छा आश्चर्य है। वह इसे उन लोगों के लिए एक सामान्य तरीका भी कहता है जो चीजों में बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ये पर्याप्त नहीं है। ये पीला योद्धा मुश्किल से झपकता है, पहले से ही हमले को एक खुली किताब की तरह पढ़ रहा है। जारियोंग जानता है कि यह आदमी संतुष्ट नहीं है और चीजें अभी शुरू हो रही हैं। वो अपनी धातु की छड़ी को शक्ति देता है और एक चाल चलाता है जिसे पकड़ने में जीक को एक पल लगता है। जीक थोड़ा प्रभावित दिखता है, लेकिन पूरे हमले को साफ सुथरे मुक्कों की बौछार से रोक देता है। ह्यूमन हैरान है ये देखकर कि यह अनुभवी पेशेवरों के बीच की लड़ाई जैसी लगती है और वह अब भी विश्वास नहीं कर सकती कि इस आदमी को हर स्कूल से अस्वीकार कर दिया गया था। सेरोम केवल अजीब तरह से हंस सकता है। ईमानदारी से कहें तो ह्यूमन को नहीं लगता कि जारियोंग परफेक्ट है, क्योंकि उसने एक स्पष्ट कमजोरी देखी। वह यहाँ तक कहती है कि सेरोम उस क्षेत्र में कहीं बेहतर है। ये छोटी सी बात सेरोम को थोड़ा चिंतित कर देती है, ये महसूस करते हुए कि जारियोंग शायद उसके मुकाबले कुछ महत्वपूर्ण चीजें मिस कर रहा है। फिर भी देखने से लगता है कि वह इनकार नहीं कर सकती कि जारियोंग उसके अंकल जीक के खिलाफ एक असली प्रो की तरह खुद को संभाल रहा है। उसका दिमाग दौड़ रहा है ये समझने के लिए कि इस लगभग बहुत ही परफेक्ट एडवेंचरर में क्या गलत हो सकता है। जैसे ही जारियोंग जीक के एक पंच से बचता है और अपनी लय खो देता है, वह अचानक वापस झूलता है और जीक को तुरंत मारता है। जीक जारियोंग के नए हमले को नोट करता है, जिसने वास्तव में उसे चौंका दिया। वह प्रभावित है कि लड़का अब अपने हथियार पर नियंत्रण बनाए रखने में सक्षम है, लेकिन एहसान चुकाने के लिए जीक जारियोंग के पेट और चेहरे पर कुछ मुक्के मारता है, उसे फिर से रॉकेट की तरह उड़ा देता है। ह्यूमन ध्यान से देखता है और देखता है कि भले ही वह संयम बरत रहा है, प्रमुख कुछ गंभीर कौशल दिखा रहा है। फिर यह धूप में तपा हुआ बीटर जारियोंग से कहता है कि हार को व्यक्तिगत रूप से न लें, क्योंकि शुरुआत से ही स्पष्ट था कि वह जीतने वाला नहीं था।
फिर भी जिस तरह से जारियांग हार को संभाल रहा है वह बस दयनीय है। तभी जीक सीधे कहता है कि जारियांग में बुनियादी प्रशिक्षण की कमी है। योमिन बताती है कि उसकी प्रतिभा और युद्ध की प्रवृत्ति शीर्ष स्तर की है, लेकिन उसकी बुनियादी बातें बिखरी हुई हैं। उसकी मुद्रा, आक्रमण और रक्षा की बुनियादी समझ, सब कुछ ऐसा लगता है जैसे उसने कभी सही तरीके से प्रशिक्षण नहीं लिया हो। और यह देखकर उसे और अधिक निराशा होती है कि ऐसी दुर्लभ प्रतिभा बर्बाद हो रही है। काश उसके पास बुनियादी ज्ञान होता तो वह अब तक बहुत मजबूत हो गया होता। जाने से पहले जीक मानता है कि उसने जारियांग जैसे बहुत से लोगों को देखा है। भले ही उस बच्चे के पास ऐसा टैलेंट हो जिसके लिए ज्यादातर लोग जान दे देंगे, इसका कोई मतलब नहीं अगर वह मेहनत करने को तैयार नहीं है। जीक अपने नंबर देने के लिए तैयार है, लेकिन वह जारियांग को सुझाव देता है कि वह हार मान ले, ये कहते हुए कि अगर वह केवल कच्चे टैलेंट पर निर्भर रहेगा तो उसकी मौत निश्चित है। तभी जारियांग फिर से उठता है। उसे लगता है कि यह सुनहरा बालों वाला व्यक्ति उस पर गंभीर रूप से कठोर टिप्पणी कर रहा है। वह सीधे जीक से पूछता है कि क्या वह आलसी लोगों से नफरत करता है। जीक सच में हैरान है कि बच्चा अभी भी खड़ा है, खासकर जब आखिरी बार सब कुछ खत्म करने के लिए था। फिर यह चालाक लड़का अचानक कहता है कि उसे अब नतीजे की परवाह नहीं है, वह बस दूसरा राउंड चाहता है ताकि दिखा सके कि उसकी मेहनत क्या कर सकती है। स्क्रीन देखते हुए यूमिन को अब समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। वह अंदर निर्देशक जीक से संपर्क करती है, उन्हें बताती है कि अब और लड़ाई की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि उसने पहले ही पर्याप्त डेटा इकट्ठा कर लिया है। अब परेशान होने का कोई मतलब नहीं है। इस बीच सेरोम भी जारियांग को पुकारने की कोशिश करता है, उसे आश्वस्त करता है कि सब ठीक है और सब कुछ हो चुका है। वह कहती है कि उसके लिए परिणाम प्राप्त करना पर्याप्त है, लेकिन यह जीक को अपनी राय देने से नहीं रोकता, ये कहते हुए कि यह सब बेकार है, चाहे जारियांग कुछ भी चाहे। यह नुकीले कान वाला आदमी स्पष्ट कर देता है कि चाहे वह कितनी भी लड़ाई करे कुछ भी नहीं बदलेगा। या शायद वह जोड़ता है, ये लड़का बस अपनी मान्यता चाहता है या स्वीकार किया जाना चाहता है। जारियांग इस सफेद चेहरे वाले की बकवास से तंग आ चुका है। वह जवाब देता है कि वह अब सच में गुस्से में है और उसे जीक से केवल यही चाहिए कि वह बुरी तरह पिटे। जारियांग के यहाँ आने का कारण कुछ और ही था। छोटे जारियांग के पास कभी कोई शिक्षक या प्रशिक्षक नहीं था, इसलिए उसे शुरू से ही खुद पर निर्भर रहना पड़ा। उसने शून्य से शुरू किया और सब कुछ खुद सीखा। प्राकृतिक प्रतिभा के साथ जन्म लेना हर दिन नहीं होता, लेकिन उस उपहार के कारण उसने अकेले ही प्रशिक्षण में अच्छा कर लिया। उस व्यक्ति ने बुनियादी प्रशिक्षण की सभी खाली जगहों को खुद ही भर लिया। इसके अलावा उसके पास क्षेत्र में बेहतर अनुभव प्राप्त करने के अधिक अवसर थे, क्योंकि उसे जो चाहे करने की स्वतंत्रता थी। राक्षसों से लड़ने से लेकर उन्हें सीधे मारने तक उसने अपने खुद के नियम बनाए और उनका पालन किया, और इस दौरान चमत्कारी प्रगति की। जायांग ने कभी नहीं सोचा कि वह किसी से बेहतर है, लेकिन जब वह अंततः असली साहसी लोगों से मिला तो वह नकली लोगों से निराश हो गया जो उससे कमजोर निकले, जैसे पिलग्यू और पागल आदमी। जबकि जीक मानता है कि उसने गलती की, जायांग इस फीके योद्धा को एक नए नजरिए से देखता है। अचानक जीक की आभा इस तरह से बढ़ती है जैसे उसने अभी अभी अपने संयम शक्तियों को अनलॉक किया हो। वह आदमी अब गुस्से में है, जारियांग को उसकी जगह दिखाने के लिए तैयार है, उसे इतनी बुरी तरह हराने के लिए कि वह लड़ने की इच्छा या गुस्सा महसूस करना भी छोड़ दे। अपनी शुद्ध प्रतिभा के साथ जारियांग एक ऐसे राक्षस में बदल सकता है जो उसके स्तर से कहीं आगे है, खासकर अब जब वह किसी ऐसे व्यक्ति का सामना कर रहा है जिसे वह असली मानता है। उसका खून उबालने लगता है बिना उसे एहसास हुए, और उसी पल जारियांग अपने पिता की छाया बन जाता है। इस बीच योमिन और सेरोम इस बात से गंभीरता से घबरा रहे हैं कि ये दोनों कितनी दूर तक जा रहे हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि प्रमुख इस तरह क्यों प्रतिक्रिया कर रहा है, और यह केवल योमिन की बढ़ती चिंताओं को बढ़ाता है। उसी समय सेरोम को जारियांग की मुद्रा में कुछ अजीब लगता है। यह पहले से बिल्कुल अलग है। उसकी मुद्रा और वजन संतुलन बदल गया है, और वह अपनी छड़ी को उसी तरह नहीं पकड़ रहा है। ऐसा लगता है जैसे वह व्यक्ति पूरी तरह से अलग व्यक्ति बन गया हो। गहरी सांस लेने के बाद जारियांग हवा में कूदता है और सीधे झीक की ओर बढ़ता है। योमिन उसकी साफ हरकत देखकर हैरान है, जबकि झीक की तेज नजरें हर बदलाव को पकड़ लेती हैं जब वह बचता है। पहले की तुलना में सेरोम को जारियांग की हरकतें खुरदरी और सरल लगती हैं, लेकिन शोषण करने के लिए बिल्कुल भी कोई खुला स्थान नहीं है। योमिन का जबड़ा लगभग जमीन पर गिर जाता है जब वह सोचती है कि इस बच्चे को किस तरह के राक्षस ने सिखाया। पता चला कि छोटा जारियांग पहले बैठा करता था, छुपकर अपने पिता को ट्रेनिंग करते हुए बचपन से देखता था। जैसे एक पूरा जासूस वह हर दिन उन चालों की नकल करता था। अब लड़ाई के बीच में झीक को एक भी मौका नहीं मिल रहा है कि वह वार कर सके, और तब जब उसके पिता ने उसे जासूसी करते हुए पकड़ा तो उन्होंने बस मुस्कुराया और उसके सिर पर थपकी दी। अभी जारियांग झीक पर पूरी ताकत से हमला कर रहा है, पागलों की तरह लड़ रहा है ताकि वह सब कुछ दिखा सके जो उसने अब तक सीखा है। इन सब के बीच धूप से चमकता स्ट्राइकर एक मौका देखता है और कहता है कि वह एक ठोस प्रहार करने वाला है। उसी समय बड़ा खिलाड़ी पूरी तरह से आश्वस्त है कि जारियांग अब इसे नहीं चकमा दे पाएगा, लेकिन जारियांग अपनी जगह पर खड़ा है, उसे सीधे सामना करने के लिए तैयार है और दिखाने के लिए तैयार है कि जिक क्या देखने के लिए बेताब था। जैसे जैसे लड़ाई अपने चरम पर पहुंचती है, लड़कियां हैरान रह जाती हैं। जब अंतिम प्रहार के बाद धुआं छोड़ता है, झीक शांतिपूर्वक कहता है कि अगर जारियांग ने उस अनुपयुक्त स्टाफ कौशल पर निर्भर नहीं किया होता तो वह वास्तव में जीत सकता था अगर वह जारी रखता। फिर वह पूछता है कि क्या यह जारियांग का अंतिम गर्व का प्रदर्शन था। जमीन पर जारियांग अपनी सांसें पकड़ता है, लेकिन मुस्कुराए बिना नहीं रह पाता। वह स्वीकार करता है कि उसके पास चालें खत्म हो गईं। उसने जो कुछ भी सीखा था वह सब याद कर लिया था, और बस इतना ही था। वह और भी ज्यादा पिट गया, लेकिन अजीब बात यह है कि उसे यह इतना बुरा नहीं लगता। अंदर से वह जानता है कि जीक एस किसिर राम कौन है, उच्चतम रैंक
पंख वाले साहसिकों में एक तेज जुबान वाली किंवदंती। सेराम अंदर आती है अपने चाचा को रोकने की कोशिश में, लेकिन जीक उसे वहीं रहने के लिए कहता है। किसी ने भी कभी इस धूप में नहाए हुए घमंडी के बारे में शिकायत करने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि उसकी जबरदस्त कौशल हमेशा उसके रवैये का समर्थन करते थे। सिर्फ एक हाथ से जीक कुछ ही सेकंड में जारियों को ठीक कर देता है, सहजता से सेराम को आश्वस्त करता है कि बच्चा ठीक हो जाएगा। फिर वह उसके साथ जारियों का नाम पुष्टि करता है, स्पष्ट रूप से आश्चर्यचकित, क्योंकि उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वह यहाँ किसी खास व्यक्ति के बेटे से मिलेगा। पता चलता है कि जीक पूरे देश में सफेद वर्ग के शीर्ष 10 रैंकर्स में से एक है और कोरिया का सबसे बड़ा हीलर भी है। शाम हो रही है और जीक किसिराम किसी से मिलने की उम्मीद में आराम से अंदर आता है। जैसे ही वह स्थान पर पहुंचता है, यह आदमी तुरंत शिकायत करने लगता है कि जीक इतना विचारशील नहीं है कि अगर वह देर से आने वाला था तो एक त्वरित संदेश भेज देता। वो बड़बड़ाता है कि कुछ कॉफी के साथ इंतजार करना और थोड़ी देर आराम करना कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन अब जीक की वजह से वे फिर से ब्रीफिंग के लिए देर होने वाले हैं। फिर भी इस मसलमैन को पहले से ही पता है कि बाकी लोग शायद इसके लिए उसे ही दोष देंगे। जीक आराम से माफी मांगता है, कहता है कि कुछ जरूरी काम आ गया था और उम्मीद से ज्यादा समय लग गया। वह आदमी जीक की किसी बच्चे के साथ छोटी सी लड़ाई का जिक्र करता है, यह सोचते हुए कि यह एक से ज्यादा होनी चाहिए। तभी यह नर्डो कुछ ऐसा देखता है जो उसकी सांसें रोक देता है, लेकिन यह जीक को बस उलझन में डाल देता है। वह जीक के गाल पर छोटे से कट की ओर इशारा करता है, जैसे कि यह कोई आपात स्थिति हो। वह व्यक्ति यह देखकर विश्वास नहीं कर सकता कि स्कूल में दाखिला लेने की कोशिश कर रहे 16 साल के लड़के ने ऐसा वार कर दिया। जीक उसे सुधारते हुए कहते हैं कि वह बच्चा वास्तव में 17 साल का है और शायद इस सर्दी में वॉरियर हाई में दाखिला लेने की कोशिश कर रहा है। वह नर्ड याद करता है कि उसने वॉरियर हाई में कुछ भर्ती करने वालों के बारे में सुना था, लेकिन कहता है कि पिछले 3 सालों से जब से वह वहां जा रहा है, कोई भी मानदंड पास नहीं कर पाया है। फिर भी वह सोचता है कि बच्चे के पास मौका है। अगर वह बच्चा बिना किसी पहचान के जीक के गाल पर कट लगा सकता है तो निश्चित रूप से एक मौका है। वह मानता है कि नई पीढ़ी बहुत डरावनी होती जा रही है, इसलिए उन्हें सतर्क रहना चाहिए। जीक को अपनी तुलना एल्फ से पसंद नहीं है, लेकिन वह मजाक करता है कि इस नर्डो और उस बच्चे के बीच ज्यादा फर्क नहीं हो सकता। बिल्कुल, वह व्यक्ति उसी श्रेणी में शामिल होने से इनकार करता है। यह कांग ग्योनहो है, दक्षिण कोरिया के ब्लैक क्लास का 19वां रैंक धारक। वह कोरिया की नंबर 1 अटैक स्क्वाड NYX का नेता भी है। ग्योनहो का मानना है कि वह उम्र और कच्ची प्रतिभा दोनों में उस बच्चे से आगे है। पता चला कि वह 21 साल का है और लगभग 1 साल और 7 महीने पहले वॉरियर हाई से स्नातक हुआ था। ओह, और वह आराम से पुष्टि करता है कि उसने अभी अभी यह नई कार ली है, इसे कुछ समय पहले ऑर्डर किया था। वह इन दिनों ज्यादा खर्च नहीं करता है, लेकिन हाँ, कार की कीमत उसे 3.5 अरब पड़ी। जीक इस बकवास को सुनकर थक चुका है और उसे विषय को वापस उस बच्चे पर लाने के लिए कहता है। इस बीच जारियोंग आखिरकार जाग जाता है और देखता है कि उसकी सारी चोटें गायब हो गई हैं, कहीं भी दर्द नहीं है। तभी सेराम 2 कप हाथ में लेकर अंदर आती है। उसे जागते हुए देखकर स्पष्ट रूप से राहत महसूस करती है। वह उसे चिढ़ाती है, पूछती है कि क्या उसने सच में सोचा था कि वह जीक जैसे किसी से जीत सकता है। जारियोंग साफ साफ कहता है कि जीक ने सच में उसे गुस्सा दिला दिया, क्योंकि उसके हिसाब से जीक ने ही शुरुआत की थी। यह सेराम को भ्रमित करता है, इसलिए वह कहती है कि उसके चाचा ऐसा झगड़ा शुरू नहीं कर सकते। जेरियोंग यह सुनकर चौंक जाता है कि जीक वास्तव में उसका मामा है। उसे कप देने के बाद वह बताता है कि उसका अपने मामा के साथ स्वस्थ संबंध लगता है। जिस तरह से जीक ने उसके साथ व्यवहार किया, ऐसा लग रहा था कि वह वास्तव में उसकी परवाह करता है। जेरियोंग ने सोचा कि जीक को यह देखकर गुस्सा आ गया कि कोई संदिग्ध दिखने वाला व्यक्ति उसकी भांजी के आसपास घूम रहा है और उसे जांचने की जरूरत महसूस हुई। ईमानदारी से कहें तो उस आदमी को चिंतित होने का पूरा हक था। सेराम बताती है कि उसके चाचा बस एक सख्त किस्म के व्यक्ति हैं। तभी योमन अचानक अंदर आता है, यह देखने के लिए कि जारियोंग को कहीं चोट तो नहीं लगी। मुस्कुराते हुए वह सहजता से कहती है कि उनका प्रमुख कोरिया का सबसे बड़ा चिकित्सक है, इसलिए निश्चित रूप से उसने उसकी सभी चोटों का ख्याल रखा। ये बात जारियोंग को बहुत गहरा असर करती है। वह यह जानकर हैरान है कि जीक एक हीलर है, फिर भी उसकी शक्ति इतनी जबरदस्त है, भले ही हीलिंग उसका मुख्य ध्यान नहीं है। बाद में योमन कहते हैं कि परिणाम साझा करने का समय आ गया है। रिपोर्ट के अनुसार यू जारियोंग की ताकत रैंक B, बुद्धिमत्ता C, सहनशक्ति A, जादू D, फुर्ती A और धैर्य भी है। सेराम इन अद्भुत आंकड़ों को देखकर रोमांचित हैं, लेकिन जारियोंग को यकीन नहीं है कि यह वास्तव में अच्छा है, काफी अच्छा। इससे योमन चिंतित हो जाता है, सोचते हुए कि क्या यह व्यक्ति वास्तव में स्कूल में शामिल होना चाहता है। पहले दर्जे का साहसी बनने के लिए किसी को क्षमता आंकड़ों में कम से कम B प्राप्त करना होता है, और वह B का मतलब है अतिमानवीय। लेकिन यह सिर्फ उच्च आंकड़े होने के बारे में नहीं है। शरीर को अधिक कुशलता से काम करने के लिए संतुलन भी होना चाहिए। अगर आपके पास पर्याप्त सहन शक्ति नहीं है तो अत्यधिक फुर्ती का कोई मतलब नहीं है, और भले ही आपके पास जबरदस्त ताकत हो, आप अपनी पूरी क्षमता नहीं दिखा सकते अगर आपकी फुर्ती कम है। यहाँ तक कि साधारण लोग भी अपनी क्षमताओं में C रैंक या उससे ऊपर प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन अगर क्षमताएं असंतुलित हैं तो ये अच्छी तरह से काम नहीं करता। चीजें वास्तव में तब बदलने लगती हैं जब किसी के पास 2 से अधिक मुख्य क्षमताएं जैसे ताकत, सहन और फुर्ती एक अच्छे स्तर पर होती हैं। जिन लोगों के पास इन तीनों में से प्रत्येक C रैंक पर होता है, वे 10,000 में से एक होते हैं और आमतौर पर ठोस योद्धा के रूप में काम करते हैं। लेकिन अगर किसी के पास ये तीनों B रैंक पर हैं, तो वे 5,000 एडवेंचरस श्रेणी में आते हैं, जो उन्हें अब तक के सर्वश्रेष्ठ में से एक बनाता है। अब सेरोम चिंतित है, क्योंकि इस बच्चे के पास इन सभी आंकड़ों में A है सिवाय ताकत के, जो B है। इसका मतलब है कि उसके मूल आंकड़े पहले से ही पागलपन की हद तक अच्छे हैं, और इसके अलावा वह अच्छी तरह से संतुलित है।
जो कुछ वह डंगोन रेड विभाग के पहले साल के बारे में जानती है उसके अनुसार सेरोम सोचती है कि जारियोंग शायद पहले के उसे एक राक्षस के समान स्तर पर पहुंच सकता है। फिर भी इस अजीब व्यक्ति को और भी बेहतर परिणाम की उम्मीद करने की हिम्मत है। यूमिन एक दिलचस्प तथ्य जोड़ने का फैसला करता है। निदेशक जीक के किसी भी आंकड़े में एक भी ए नहीं है। उस छोटी सी जानकारी ने लगभग जारियों की सांसें रोक दी। वह जोड़ती है कि आंकड़े आपके जन्मजात प्रतिभा को दिखाते हैं, लेकिन वे आपकी वास्तविक कौशल को नहीं दर्शाते। यहाँ तक कि सबसे अच्छे आंकड़ों के साथ भी अगर कोई प्रशिक्षण नहीं करता है तो ए रैंक और डी रैंक के बीच ज्यादा अंतर नहीं होगा। जारियोंग समझता है कि कुछ चीजें मापी नहीं जा सकती, जैसे कि कोई कौशल वास्तव में किसी के लिए उपयुक्त है या नहीं, या उनकी लड़ाई में प्राकृतिक समझ, या यहाँ तक कि जिस तरह का अनुभव उन्होंने प्राप्त किया है। फिर यूमिन एक शरारती मुस्कान के साथ कहती है कि कई साहसी लोग केवल दृढ़ संकल्प के बल पर उस अंतर को पाटने में सफल रहे हैं, और वह सेरोम की ओर एक चंचल आंख मारती है जो तुरंत बहुत शर्म से लाल हो जाती है। तभी जारियोंग उन्हें कहानी के लिए धन्यवाद देता है, लेकिन स्वीकार करता है कि वह अभी तक इन चीजों को वास्तव में नहीं समझता। वह थोड़ा खुलता है, कहता है कि कोई है जिसे वह वास्तव में आदर्श मानता है, जिसकी ताकत के बराबर वह एक दिन पहुंचने की उम्मीद करता है। उस व्यक्ति की तुलना में उसे पता है कि उसे अभी भी लंबा रास्ता तय करना है। यूमिन सोचती है कि वह व्यक्ति जरूर बहुत प्रसिद्ध होगा अगर यह बच्चा इतना प्रेरित है। जारियोंग कहता है शायद वह सही है। उसके बाद सेरोम ने चीजों को समेटने का फैसला किया, कहते हुए कि वे आज के लिए खत्म हो गए हैं। अचानक यूमिन पूछती है कि क्या वे दोनों पहले ही जा रहे हैं, क्योंकि वे अभी भी यहाँ हैं तो प्रोडक्शन विभाग देख सकते हैं। सेरोम उसे जल्दी से मना कर देती है, उसे याद दिलाते हुए कि उसका वहाँ कोई काम नहीं है और वह अपने चाचा को और नाराज करने का जोखिम नहीं उठाना चाहती। ये सुनकर वैज्ञानिक हंस पड़ती है और वह आराम से यह बम गिरा देती है कि निर्देशक ने पहले ही अपनी मंजूरी दे दी है। सेरोम ये सुनकर पूरी तरह से हैरान है कि जीक ने वास्तव में जारियोंग को अपने मेहमान के रूप में उपकरण उत्पादन विभाग का दौरा करने की अनुमति दी है, और वे उसके लिए मुफ्त में एक कस्टम हथियार बनाने की योजना भी बना रहे हैं। उपकरण जैसे हथियार और कवच मूल रूप से हर साहसी का सपना होता है, खासकर जब यह उच्च गुणवत्ता का हो। यहाँ तक कि अगर कोई व्यक्ति अत्यधिक प्रतिभाशाली है, अगर उनका गियर निम्न स्तरीय है तो वह उनकी ताकत या कौशल को सही ढंग से संभाल नहीं पाएगा। इसलिए अच्छा उपकरण होना बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे जैसे एक साहसी के कौशल बढ़ते हैं और स्तर ऊपर होता है, उनके उपकरणों को भी स्तर ऊपर होना चाहिए। केवल जब गियर की गुणवत्ता उपयोगकर्ता की क्षमता से मेल खाती है तभी वे वास्तव में इसकी पूरी क्षमता को बाहर ला सकते हैं और इसे सही तरीके से उपयोग कर सकते हैं। जारियोंग इसे समझता है, इसलिए वह इसके लिए आभारी है जब तक कि यह उसे कुछ नहीं खर्च करता। हालांकि वह पूछता है कि क्या इसे अभी प्राप्त करना वास्तव में इतना महत्वपूर्ण है। सेरोम उसे संकीर्ण आंखों से देखती है, स्पष्ट रूप से इसे नहीं मानती और कहती है कि यह निश्चित रूप से आवश्यक है। वह इस बेवकूफ को याद दिलाता है कि वॉरियर हाई अभी भी एक स्कूल है और स्कूल वैसे भी उपयोगी उपकरण प्रदान करेगा। यूमिन और सेरोम सदमे में अपने जबड़े लटकाए रह जाते हैं। सेरोम अपने माथे का पसीना पोंछते हुए स्वीकार करती है कि यह उसकी गलती है कि उसने पहले नहीं समझाया। फिर वह बताती है कि यह लड़का वास्तव में वॉरियर हाई में शामिल होने की योजना बना रहा है। वह जोड़ती है कि जिन मानदंडों की वह बात कर रहा है वे सामान्य साहसी संस्थानों पर लागू होते हैं, लेकिन छात्रों के लिए चीजों को निष्पक्ष रखने के लिए प्रत्येक अकादमी अपने नियमों का पालन करती है कि किस प्रकार के उपकरण का उपयोग किया जा सकता है। यह सुनकर जारियोंग चौंक जाता है और वह पूछता है कि क्या वॉरियर हाई को इस तरह से अधिक धन नहीं मिलेगा। यूमिन उसे बताती है कि स्कूल अलग आदर्शों पर बना है, इसलिए उनके पास पहले से ही पर्याप्त धन है। लेकिन बात यह नहीं है। जंग यूमिन, जो खुद वॉरियर हाई की स्नातक है, समझाती है कि प्रतिभा और क्षमता पूरी तरह से अलग चीजें हैं और अच्छा उपकरण प्राप्त करना भी एक क्षमता माना जाता है। यही कारण है कि छात्रों से उम्मीद की जाती है कि वे वॉरियर हाई में अपना खुद का उपकरण लाएं। सारी क्षमता की बातों को छोड़कर जारियोंग यह इंगित करता है कि यह प्रणाली बस ऐसा लगता है जैसे कि